हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 174। ये सेक्शन 174 के बारे में मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये सेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग। कोरम का मतलब है वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिनका मीटिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जिनके बिना मीटिंग हो ही नहीं सकती। सेक्शन 174 सिंपल सा सेक्शन है, ऑल्दो इसमें एक ऐसा सब सेक्शन है जो थोड़ा सा कभी कभी परेशान करता है, थोड़ा एनालिसिस करने वाला ये सब सेक्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रीजन मीन कई सारी केस स्टडीज एग्जाम में आई हुई हैं इस सेक्शन पर। सो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 174। सेक्शन 174 कोरम फॉर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। हम इसका सबसेक्शन नंबर 1 करते हैं। जो मेन सबसेक्शन है जो हमें बताता है कोरम कितना है, इसके बारे में हल्का सा मैं डिस्कस कर चुका था। मैंने आपको बताया था कोरम होता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब जब हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ तो कई लोगों को लगेगा टोटल स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक ही बात है। ये टर्म टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़ी थी जब हम कर रहे थे 152 का सबसेक्शन नंबर 6। तब आई थी बात कि TNOD का 2/3 हम निकालते हैं जो होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब टोटल स्ट्रेंथ और TNOD में क्या कोई फ़र्क है, हम देखेंगे। बिल्कुल फ़र्क है। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो कि टोटल स्ट्रेंथ में काउंट होंगे जबकि उन्हें टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट नहीं करते थे। तो दोनों का मतलब डिफरेंट है लॉ में। और अगर आप इंग्लिश के हिसाब से देखें तो TNOD या टोटल स्ट्रेंथ एक ही बात दिखती है। वेल 1/3 की बात मैं बता चुका हूं। यहां हम एक एब्सोल्यूट नंबर भी पढ़ेंगे जो होगा 2। अब एक बार इसे मैं रीड करता हूं, आप लोग इसे चाहे 2 बार रीड करिएगा चाहे एक बार पॉज करके रीड करिएगा। The quorum for a meeting of the board of directors of a company shall be 1/3 of its total strength or 2 directors whichever is higher, and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purposes of quorum under this subsection. ये बात तो हमने पढ़ ली थी। जो ये चीज़ है जिस समय हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमने पढ़ा था 173 सबसेक्शन नंबर 2, साथ में पढ़ा था रूल नंबर 3 जिसमें डिटेल प्रोविजन से विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। साथ में हमने एक और भी रूल पढ़ा था, वो था रूल नंबर 4 जिसमें कहा था कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि आप डिस्कस कर ही नहीं सकते, वोट कर ही नहीं सकते थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑल्दो इसकी भी एक एक्सेप्शन थी कि अगर कोरम प्रेजेंट था फिजिकल प्रेजेंस से तब हम कहते थे कि आप डिस्कस कर सकते हो उन मैटर्स को भी जो रूल 4 में दिए गए हैं। वेल अब देखते हैं कि जो ये बात थी ये तो हमारी पहले की हुई बात है कि काउंट करेंगे जब हम कोरम निकाल रहे होंगे तो हम काउंट किन लोगों को कर लेंगे, उन लोगों को भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग में प्रेजेंट है। तो हमारे लिए नई चीज़ तो ये हो गई पढ़ने वाली। इसमें मेरे पास एक कीवर्ड है, द वर्ड इज हायर। इसका मतलब कोरम जब भी हम देखेंगे वो हायर होगा इन दो का। अब इसे अगर मैं सपोज बोल देता हूँ A और B, आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, इसे पॉइंट नंबर A दे दो, इसे पॉइंट नंबर B बना दो। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोजिंगली आपको बताया गया है कि किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग हैं, सपोज ABCDEFGHIJKLM मैंने ये ले लिए हैं जो कि डायरेक्टर्स हैं ऑन द बोर्ड ऑफ सम कंपनी। अब टोटल हमने टोटल डायरेक्टर्स को काउंट किया 3, 3, 6, 3, 9 एंड 4, 13। ये हमारे पास 13 लोग हो गए। मैंने इन्हें नाम दे दिया टोटल स्ट्रेंथ का। 13 है टोटल स्ट्रेंथ। अब हमें देखना है हमारे लिए कोरम कितना होगा। मैं सबसे पहले पॉइंट A निकाल लेता हूं जिसे मैंने नाम दिया है A, ऑल्दो लॉ ने इसे कोई A का नाम नहीं दिया था। ये हो गया कोरम 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 13। जो मैं 1/3 मल्टीप्लाई बाई 13 करता हूँ, अब एक फ्रैक्शन आने वाली है, 3 4 12 हो गया तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मेरे पास। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कैलकुलेट ही ना करूँ कि ये 4 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है। रीज़न में लॉ ने मुझे कहा है, जो मैं अभी आपको एक एक्सप्लेनेशन पढ़वाऊंगा, कि जब भी आपके पास आ जाती है कोई भी फ्रैक्शन तो आप उसे राउंड ऑफ कर देना एज 1। इसको साथ में पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा और साथ में आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर। बिल्कुल लास्ट में आपको दिया गया है 174 का एक एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन एनी फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर शेल बी राउंडेड ऑफ एज 1। सो जैसे ही आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आएगी जो आप 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ तो फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है 0.33 आ जाता है, यहाँ आ जाता है 0.66। मुझे ये देखना ही नहीं कि ये 0.33 आ रहा है या ये 0.66 आ रहा है। रीज़न मीन लॉ ने कह दिया जो भी फ्रैक्शन आएगी आप उसे काउंट कर लेना एज 1। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे नंबर कर दूंगा एज 5। तो मेरे लिए कोरम कितना हो जाएगा, 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर्स का आना ज़रूरी है जिनके बिना बोर्ड मीटिंग हो ही नहीं सकती।
चलिए जी, नाउ अब सिचुएशन को लेते हैं, मान लेते हैं ये तो मैंने केस ऐसा लिया था जिसमें बोर्ड काफ़ी बड़ा था, बोर्ड में थे 13 डायरेक्टर्स। अब मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, मान लेते हैं आपको बुलाते हैं कंपनी है, कंपनी एज से ABC लिमिटेड, और इस कंपनी में ओनली 3 डायरेक्टर्स हैं A, B एंड C, और हमें कहा जाता है आप कोरम बताओ। पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी था एज पर सेक्शन 149, कंपनी ने 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। कोरम जब हम निकालते हैं तो आ जाता है 3 इंटू 1/3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1। अब सोचें, अगर लॉ मेकर्स कहते कि यही एक डायरेक्टर कोरम होगा तो कितनी अजीब सी सिचुएशन होती। हम कहते एक डायरेक्टर के आने से मीटिंग शुरू हो सकती है, यहाँ तो वर्ड मीटिंग ही फिट नहीं होता। किससे मिलोगे भाई, बात किससे करोगे, डिस्कशन किससे करोगे, जब बात आएगी कौन फेवर में कौन अगेंस्ट में, तो कोई और दूसरा है ही नहीं। क्या इस एक को कोरम मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की तो मीटिंग ही नहीं होगी, बोर्ड मीटिंग तो नहीं होगी। अब आप लोगों ने कभी इंटरमीडिएट में ये बात पढ़ी होगी कि 1 पर्सन मीटिंग, तो वो जनरल मीटिंग्स के लिए प्रोविजन आपने पढ़े थे। बोर्ड मीटिंग में बोलूंगा एक डायरेक्टर की मीटिंग तो कभी भी नहीं होगी, कोई एक्सेप्शनल केस में भी नहीं होगी, पक्की बात। चलिए जी, सो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। इससे लॉ मेकर्स ने कहा जब आप कोरम निकालोगे एज पर पॉइंट नंबर ए तो कोरम आएगा 1 डायरेक्टर, लेकिन हम साथ में एक चीज और भी बोल देते हैं, कोरम आपको देखना होगा एक पॉइंट नंबर बी में भी, और वो हम फिक्स एब्सोल्यूट नंबर दे रहे हैं 2 डायरेक्टर्स। तो अब आपने कोरम जो निकाला है इन दोनों से, आप इन दोनों का ले लो हायर। इस एक से तो मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए, इससे ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल सी बात है, लॉ मेकर्स वर्ड क्या रखेंगे, हायर। सो हमने देखा 1 और 2 का हायर हमारे पास आ गया 2 डायरेक्टर्स, और इसीलिए कंपनी ABC लिमिटेड के लिए कोरम होगा 2 डायरेक्टर्स। अब ऐसा करते हैं, जो हमने ये कंपनी ली थी जिसमें 13 डायरेक्टर से 13 थी टोटल स्ट्रेंथ, हमने कोरम निकाला था, यहाँ पे 5 आया था, इसे बोल देता हूँ ये पॉइंट नंबर ए के हिसाब से आया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर बी को ले लेते हैं। जो पॉइंट नंबर बी है उसमें हमने लिखा 2 डायरेक्टर्स। आप हायर निकाल लीजिए, हायर हो गया 5 और 2 का 5, और इसलिए फाइनल आंसर होगा हमारा कोरम इज इक्वल टू 5 डायरेक्टर्स। चलिए जी, सिंपल सा सबसेक्शन था, सबसेक्शन नंबर 1। अगर हम अब सम अप करें, आप कोरम क्या देखोगे, हायर ऑफ 2 देखोगे। पहली चीज क्या होगी, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और दूसरा होगा 2 डायरेक्टर्स। अब बात आती है टोटल स्ट्रेंथ का मतलब हम क्या लेंगे, इस बात को लेते हैं। चलिए जी, आपको मैं अब एक सिचुएशन देता हूं, कंसिडर दिस सिचुएशन। मान लेते हैं आपको बोला जाता है किसी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स हैं D1 to D10। साथ में आपको एक बात बताई जाती है, इस कंपनी में सपोजिंगली D7 से लेकर D10 तक ये जो 4 डायरेक्टर्स हैं, ये 4 डायरेक्टर्स आपको बताए जाते हैं, ये हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब आप लोग याद करिएगा, एक हमने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 6। जब हम सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 पढ़ते थे तो वहाँ हम टर्म यूज़ करते थे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का आप निकालते थे एक फ्रैक्शन, तो आपको मिलता था रोटेशनल डायरेक्टर्स। मैं पुरानी कुछ बात आपको याद दिला रहा हूँ जिससे उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप यहाँ एक कंपैरिजन भी कर लेंगे। रोटेशनल डायरेक्टर्स के लिए हमने पढ़ा था, रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब सबसे पहली बात है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप कितना लेंगे। जो D1 to D10 10 डायरेक्टर्स है, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल होते थे इन द टर्म टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ शामिल नहीं होते थे। तुमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे जब भी हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसीलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में 10 नहीं लेंगे, हम इन 7, 8, 9, 10 4 डायरेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं इन्हें एक्सक्लूड करेंगे, तो TNOD आएगा हमारे पास 6। तो रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट मीन्स 6, तो 12/3 दैट मीन्स 4। अब सोचते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टर्म देखकर तो ऐसी लगती है इसमें हम सारे डायरेक्टर्स को लेते हैं, पर देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नहीं लेते। अब इसी कंपनी के लिए अगर आपको कहा जाए कोरम काउंट करके बताओ, तो आप कोरम कैसे काउंट करोगे। आप पॉइंट नंबर ए लोगे, उसमें आप कोरम निकालोगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ टोटल स्ट्रेंथ के लिए लॉ मेकर्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नहीं गिनोगे, बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 के 10 डायरेक्टर्स लोगे, और इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आया, 3 पॉइंट समथिंग आया तो 4, और एक हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर है 2, इन दोनों का आप ले लोगे हायर, सो हायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस कंपनी के लिए जो कोरम होगा वो होगा 4 डायरेक्टर्स। अब सोचें, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, यहाँ टोटल स्ट्रेंथ में 10 को क्यों ले रहे हैं, लॉ मेकर्स ने कोरम क्यों बोला है 1/3, इन बातों को आपस में सोचिए। कितने डायरेक्टर्स के लिए पॉसिबल था कि वो मीटिंग अटेंड करने आ पाएँ। कोरम का कंसेप्ट किस बार
किस बात पर बेस्ड है, कितने लोगों का आना पॉसिबल है। जितने लोगों का आना पॉसिबल है उसके अगर 1/3 भी आ गए तो भी हम कहेंगे कोरम प्रेजेंट है। तो पॉसिबल क्या केवल 6 डायरेक्टर्स का आना था या इन 10 के 10 का आना पॉसिबल था? जरा सोचें, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी तो मीटिंग अटेंड करने आ सकते हैं, तो उनका भी आना पॉसिबल है। तो कोरम निकालते वक्त क्या हमें इन 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड करने की बात आएगी? बिल्कुल नहीं। कोरम निकालते वक्त हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे। इससे यहाँ टर्म हम यूज करते हैं टोटल स्ट्रेंथ, और टोटल स्ट्रेंथ में कितने डायरेक्टर्स आ गए? टोटल स्ट्रेंथ में हमारे डायरेक्टर्स हो गए पूरे के पूरे 10, ना कि 6। चलिए जी, तो क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जब आप निकालोगे सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 6 के लिए, तो हमें मालूम चलेगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ओनली 6, जबकि टोटल स्ट्रेंथ इसी केस में होगी 10। दोनों में एक फर्क है। चलिए जी, आते हैं अब अगली सिचुएशन को लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने जिन लोगों को अपॉइंट किया वो है ABCDEFG, 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। मान लेते हैं कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होता, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये 7 डायरेक्टर्स हैं। मान लेते हैं एक वैकेंसी हुई, और वैकेंसी हुई इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर जी के ऑफिस में वैकेंसी हुई, पर ये वैकेंसी फिलअप नहीं हुई, नॉट फिल्ड अप। जब ये वैकेंसी फिलअप नहीं हुई, अब सिचुएशन आती है, आज की डेट में काम करने वाले डायरेक्टर्स कितने हैं? ओनली 6 हैं। मैंने जो आपको एक कंसेप्ट दिया है, कोरम निकालते वक्त आप ये देखिए कितने डायरेक्टर्स का आना पॉसिबल है। तो 7 का तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जी के ऑफिस में तो वैकेंसी है और अभी तक ये वैकेंसी फिल नहीं हुई है। तो आज कितने डायरेक्टर्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो हमें टोटल स्ट्रेंथ भी कितनी लेनी चाहिए? 6। अब इसी को लॉ मेकर्स ने लिख दिया। उन्होंने कहा जब आप टोटल स्ट्रेंथ निकालोगे तो जो जो प्लेसेस वेकेंट हैं, वैकेंसीज हैं, आप उन्हें कंसिडर नहीं करोगे। जी के ऑफिस में वैकेंसी है तो आप जी वाले ऑफिस को एक ऑफिस नहीं गिनोगे। टोटल स्ट्रेंथ 6 आएगी, ना कि टोटल स्ट्रेंथ आएगी 7। आप इसे 7 नहीं लोगे। चलिए जी, इस बात को भी पढ़ लेते हैं। जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था उसमें हमें फ्रैक्शन के लिए तो लिखा मिला था, फ्रैक्शन को आप राउंड ऑफ करना एज 1। अब देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ के लिए। टोटल स्ट्रेंथ में शामिल मत करना वो डायरेक्टर्स जिनके प्लेसेस हैं वेकेंट। मेरे एग्जांपल में प्लेस किसका वेकेंट है? जी का, इसीलिए हमने जी को नहीं गिना, ABCDEF को गिना। वो 6 लोग थे और इसीलिए इन 6 को हमने बोला है एज टोटल स्ट्रेंथ। हमने टोटल स्ट्रेंथ पढ़ लिया, फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करोगे एज 1, इस बात को पढ़ लिया। और ये दोनों ही बातें जो फ्रैक्शन और टोटल स्ट्रेंथ की हैं, ओनली आप किस सेक्शन को पढ़ते वक्त लगा रहे हो? इस सेक्शन 174 के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इस बात को कि जब भी फ्रैक्शन मिलेगी तो उसे राउंड ऑफ 1 करोगे, हर सेक्शन में नहीं करोगे। कब करोगे? जब आप 174 पढ़ रहे हो। चलिए जी, नाउ हमने सबसेक्शन नंबर 1 पढ़ लिया, साथ में हमने एक एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। अब मैं एक सिचुएशन देता हूं। सपोजिंग सिचुएशन इज, कोई एक कंपनी है जिसके कोई डायरेक्टर्स हैं। मान लेते हैं कंपनी का नाम ले लेते हैं, चलिए लेजी लिमिटेड। लेजी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम है L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6। 6 डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के। तो हमने इन्हें बोला ये है टोटल स्ट्रेंथ। अगर हमसे बोला जाए कि एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है किसी पर्टिकुलर दिन के लिए, मान लेते हैं 15 जुलाई 2022 के लिए। मैंने आप लोगों को बोला ही था, मैं जब भी कोई डेट्स लेता हूं तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल डेट्स ले लेता हूं, बहुत आगे फ्यूचर की भी ले लेता हूं, कभी पास्ट की भी ले लेता हूं, कभी प्रेजेंट की भी ले लेता हूं। सो मैंने एक डेट ले ली, 15/7/2022 की बोर्ड मीटिंग है। और मान लेते हैं बोला गया है कि बोर्ड मीटिंग होगी 4 PM पर शुरू। नाउ 15/7/2022 को क्या 4 बजने से 1 मिनट पहले अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस कंपनी लेजी लिमिटेड की जो बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है इससे कोरम कितना है? सोचेंगे कि आपके लिए बात बताना पॉसिबल है 1 मिनट पहले, मीटिंग शुरू होने से कभी भी पहले, क्या आपके लिए कोरम बताना पॉसिबल है? खुद से सवाल जरूर पूछेगा। चलिए, मे भी कुछ लोगों का आंसर हो सकता है कि नहीं पॉसिबल, पर बिल्कुल पॉसिबल है। लॉ मेकर्स ने आपको बताया हुआ है। कोरम कैसे निकालोगे? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और इस केस में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ है 6। तो आपने 1/3 इंटू 6 किया, 2 डायरेक्टर्स आया। 2 और 2, ये तो 2 आया है 1/3 से। एक लॉ मेकर्स ने 2 का एब्सोल्यूट नंबर दिया था, विच एवर इज हायर, तो वो आ गया 2। तो कोरम हमें पहले ही पता है कि कोरम इज 2 डायरेक्टर्स। वेल, अब सिचुएशन को लेते हैं। मान लेते हैं जब 4 बजे मीटिंग शुरू हो रही है, शुरू होनी है, ये नहीं बोलूँगा शुरू हो रही है, उस समय अगर 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो मीटिंग शुरू होगी। अगर 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है तो मीटिंग शुरू ही नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी बात। अब सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं 4 बज गए और आपको मालूम चला ओनली 1 डायरेक्टर इज प्रेजेंट। क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। अब जब मीटिंग शुरू नहीं हो सकती तो क्या होगा?
हम लोग एक कंसेप्ट अब पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट होगा एडजर्नमेंट का। ये मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। और ये एडजर्नमेंट किसके कहने से हो रहा है? ये जो एक डायरेक्टर प्रेजेंट है इसके कहने से नहीं हो रहा। ये किसके कहने से हो रहा है? लॉ के कहने से हो रहा है। लॉ ही बोल देगा कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होगा तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। अब एक चीज़ को लेते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को एक इंटरमीडिएट का सेक्शन पढ़ाया हुआ है, सेक्शन नंबर 6, जिसमें लिखा था अगर सपोज कंपनी आपके आर्टिकल्स में या आपके मेमोरेंडम में या किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी रेजोल्यूशन में कोई ऐसी बात लिखी गई है जो कि एक्ट की लिखी गई बात के विपरीत है, तो उस बात को हम वैलिड नहीं मानेंगे। जो आर्टिकल्स, मेमोरेंडम या अग्रीमेंट या रेजोल्यूशन में लिखी है ओवरराइड करेगा एक्ट, और आर्टिकल्स एक्सेट्रा की लिखी गई बात वैलिड नहीं होगी। ठीक हुई बात? मैं इस बात को भी कहूँगा आज हम ध्यान में रखेंगे, और एक सिचुएशन आपको पहले देता हूँ, फिर कहूँगा लॉ को पढ़िए। मान लेते हैं ये कंपनी जिसके लिए लिखा गया है कि जिसके लिए मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, लेजी लिमिटेड, जिसमें 6 डायरेक्टर्स हैं और केवल एक डायरेक्टर प्रेजेंट है। मालूम चलता है आप लेजी लिमिटेड के आर्टिकल्स को पढ़ते हो और आपको लेजी लिमिटेड के आर्टिकल्स में एक बात लिखी मिलती है, आर्टिकल्स ऑफ लेजी लिमिटेड। आर्टिकल्स ऑफ लेजी लिमिटेड में हमें लिखा मिलता है कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये मीटिंग हो जाएगी कैंसल्ड। कैंसल्ड को ही हम एक वर्ड और भी बोलते हैं, द वर्ड इज डिसॉल्व्ड। ये मीटिंग हो जाएगी डिसॉल्व। ये एक सिचुएशन देता हूं कि आर्टिकल्स में ये लिखा है। मैं एक और सिचुएशन भी आपको देता हूं साथ में है, केस नंबर 2, कि आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा कि मीटिंग कैंसिल होगी, आर्टिकल्स में लिखा है कि मीटिंग एडजर्न होगी और ये एडजर्न होगी टिल नेक्स्ट डे। ये बात लिखी है। अब मैंने आप लोगों को क्या चीज़ की है, लॉ पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ानी है अभी तक बताया नहीं, लेकिन एक गिवन फैक्ट्स दे दिए। आप जब लॉ पढ़ें तो इस केस को वहाँ फिट करिएगा। केस क्या है? लेजी लिमिटेड के 6 डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग बुलाई गई 15 जुलाई 2022 के लिए, 4 PM का टाइम था। 4 PM हमें मालूम चलता है ओनली एक डायरेक्टर प्रेजेंट था। अब मीटिंग का क्या होगा, लॉ में हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ एडजर्नमेंट की बात लिखी मिलेगी। एडजर्नमेंट होगा ऐसे ऐसे। मैंने आपको साथ में एक बात और बताई कि आर्टिकल्स ऑफ लेजी लिमिटेड में सपोज केस 1 लिखा है कि ये बोर्ड मीटिंग हो जाएगी कैंसल्ड, यहाँ लिखा है ये हो जाएगी डिसॉल्व। एक ही बात है, कैंसल्ड और डिसॉल्व। दूसरी पॉसिबिलिटी, सपोज आर्टिकल्स ऑफ लेजी लिमिटेड में लिखा है कि लेजी लिमिटेड की जो बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरम, या उसे बोल देते हैं वांट ऑफ कोरम, वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टिल नेक्स्ट डे। मैंने आप लोगों को ये बात भी याद दिला दी कि सेक्शन 6 में लिखा था जब भी आर्टिकल्स में कुछ भी विपरीत होगा एक्ट के तो एक्ट अप्लाई होगा, आर्टिकल्स के लिखी गई बात को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, आर्टिकल्स होंगे वॉइड। अब मैं आप लोगों को पढ़वाने जा रहा हूं सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 4 को पढ़ते हैं। Where a meeting of the board could not be held for want of quorum। want of quorum का मतलब ही हो गया है lack of quorum। अगर quorum नहीं है तो इस वजह से बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई है, could not be held। Then unless the articles of the company otherwise provide, the meeting shall automatically stand adjourned to the same day at the same time and place in the next week, or if that day is a national holiday till the next succeeding day which is not a national holiday at the same time and place। अगर आप देखेंगे ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लगभग सेम हैं उन वर्ड से जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ किसी एक सेक्शन में। शायद याद करिएगा, सेक्शन का नंबर आप में से बहुत लोगों को याद आ जाएगा, 152 सब सेक्शन नंबर 7। इसमें मैं बताया गया था कि अगर कोई रिटायरिंग डायरेक्टर था, वो रिटायर हुआ पर वैकेंसी फिल भी नहीं हुई और मीटिंग ने ये भी रिजॉल्व नहीं किया नॉट टू फिल द वैकेंसी, तो क्या होता था, ये एजीएम थी जो कि हो जाती थी एडजर्न। एडजर्न होती थी, ऐसे ही वर्ड्स लिखे हुए थे। और अगर एडजर्न एजीएम में भी सेम सिचुएशन होती थी तो रिटायरिंग डायरेक्टर को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लेते थे, उसी को डीम्ड रीअपॉइंटमेंट बोलते थे। अब मैंने क्यों कहा लगभग सेम, ये बातें जो हमने पढ़ी थी पहले पढ़ी थी एजीएम के लिए, लेकिन आज हम एजीएम या किसी भी जनरल मीटिंग के लिए नहीं पढ़ रहे, हम बोर्ड मीटिंग के लिए पढ़ रहे हैं। पर इतनी बात तो बिल्कुल सेम है, ऑटोमेटिकली एडजर्न होती थी सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। वो नेशनल हॉलीडे होता था तो उसके अगला दिन जो कि नहीं होता था हॉलीडे, उस दिन के लिए एजीएम होती थी एडजर्न सेम टाइम प्लेस। तो ये बात तो बिल्कुल सिमिलर हमें मिल जाती है, बस पहले लिखी थी 152(7) में एजीएम के लिए, अब लिखी गई है बोर्ड मीटिंग्स के लिए। ठीक हुई बात? वेल सोचते हैं जरा, लॉ मेकर्स ने लॉ में ही लिख दिया मीटिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली एडजर्न नेक्स्ट वीक के लिए। और अब आपको मैं सिचुएशन यही दे रहा हूं कि 4th ऑफ
मैंने आपको दी थी 4 जुलाई नहीं, मैंने आपको डेट दी थी 15 जुलाई। 15 जुलाई का जब आप नेक्स्ट वीक निकालेंगे तो वो आ जाएगी 22। सिंपली 7 डेज को ऐड कर दीजिए। सो ये आ जाएगी जुलाई 22 जुलाई 2022 की डेट आई, और आपको बता दिया गया दिस डेट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ये बात भी आपको बताई गई है, ये नेशनल हॉलीडे नहीं है। अब लॉ के मुताबिक तो क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था 15 जुलाई को 4 PM पर, क्योंकि केवल एक डायरेक्टर प्रेजेंट था, तो लॉ के मुताबिक एडजर्नमेंट हो जाएगा अगले हफ्ते में सेम डे टाइम एंड प्लेस। तो अगले हफ्ते में सेम डे टाइम एंड प्लेस, डेट क्या होगी 22 जुलाई, जो भी डे था सेम डे आ जाएगा और टाइम हो जाएगा वही 4 PM। पर अब एक दिक्कत की बात है, लेजी लिमिटेड के आर्टिकल्स में अगर लिखा है कि ये मीटिंग तो कैंसिल होगी, डिसॉल्व होगी, एडजर्न नहीं होगी, क्या ये आर्टिकल्स में लिखी गई बात वैलिड है? अब इसे मैंने ये लिखना है वैलिड। इसका मतलब क्या कैंसिल होगी, या लॉ ने जो लिखा है एडजर्न हुए तो एडजर्न होगी। सेम वे केस नंबर 2 में आर्टिकल्स ने लिखा है एडजर्न होगी टिल नेक्स्ट डे, तो आर्टिकल्स के मुताबिक तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा, 15 जुलाई को मीटिंग नहीं हो पाई, तो इसका मतलब एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग कब होगी, 16 जुलाई को होगी। 15 जुलाई का अगला दिन 16 जुलाई 2022। हमें ये सोचना है क्या आर्टिकल्स के मुताबिक जो ये डेट निकल कर आ रही है 16 जुलाई, क्या ये वैलिड है। चलिए अब वर्ड्स को देखिएगा जो लॉ मेकर्स ने लिखे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। सिंपल हिंदी करिए, अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड करते, अदरवाइज का मतलब इसके विपरीत। अब मैं हिंदी को भी इसी तरीके से लिख देता हूं, इसके विपरीत। जब तक कि आर्टिकल्स इसके विपरीत नहीं लिखते तब तक तो लॉ कहता है एडजर्नमेंट होगा नेक्स्ट वीक में सेम डे टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब क्या आर्टिकल्स विपरीत बात लिख सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल, लॉ ही कह रहा है, लॉ आपको परमिशन दे रहा है। कंपनी अगर आपके आर्टिकल्स विपरीत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आर्टिकल्स में ऐसा केस लिखना पॉसिबल है? हम कहेंगे बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल वैलिड है। क्या आर्टिकल्स में ये भी लिखना पॉसिबल है कि एडजर्नमेंट नेक्स्ट वीक के लिए नहीं होगा, कभी और के लिए होगा, सपोज 3 दिन बाद के लिए, सपोज 2 दिन बाद के लिए, सपोज 1 दिन बाद के लिए? हम कहेंगे बिल्कुल होगा। इसका मतलब आर्टिकल्स में आप ये बात भी लिख सकते हो कि एडजर्नमेंट होगा नेक्स्ट डे के लिए, ये भी वैलिड है। आर्टिकल्स में ये भी लिख सकते हो कि ये मीटिंग होगी ही नहीं आगे एडजर्न, ये तो उसी समय खत्म हो जाएगी, तो डिसॉल्व हो जाएगी, आप ये बात भी लिख सकते हो। तो दोनों बातें लिखना पॉसिबल है। चलिए इसका मतलब अब लॉ वाली बात कब अप्लाई होगी, नेक्स्ट वीक वाली। सपोज आर्टिकल्स में कुछ भी ना लिखा हो। अब अगर मैं बोलता हूं आर्टिकल्स ऑफ लेजी लिमिटेड हम पढ़ते हैं और हमें केस नंबर 3 मिलता है। केस नंबर 3 क्या है? आर्टिकल्स आर साइलेंट। आर्टिकल्स आपके बिल्कुल साइलेंट है। अब अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या होगा? अब हम कहेंगे लॉ वाली बात अप्लाई हो जाएगी, और लॉ वाली बात क्या होगी? एडजर्नमेंट होगा कब के लिए? एडजर्नमेंट होगा 22 जुलाई 2022 के लिए। मैंने आपके साथ जो जो पॉसिबल केसेस है सारे कवर कर लिए। अब अगर हम देखें, आपको याद किस बात को रखना है, जब जब आप बोर्ड मीटिंग बुलाते हो लेकिन आपको कोरम नहीं मिलता, तब क्या होता है? बोर्ड मीटिंग तो नहीं हो पाती। बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? वांट ऑफ कोरम था। तो आप देखते हो क्या आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन है? अगर आर्टिकल्स में प्रोविजन है तो एडजर्नमेंट होगा आर्टिकल्स के मुताबिक, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि डिसॉल्व होगी तो डिसोल्यूशन होगा। मीटिंग डिसॉल्व हो गई, इट मींस माना जाएगा जैसे मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी, मीटिंग हुई ही नहीं। लेकिन अगर आर्टिकल्स में कुछ ही लिखा तो एडजर्नमेंट किसके मुताबिक होगा? एडजर्नमेंट होगा लॉ के मुताबिक। लॉ के मुताबिक नेक्स्ट वीक में सेम डे टाइम एंड प्लेस, और अगर वो वाला दिन नेशनल हॉलिडे है तब उससे अगला दिन जो कि नेशनल हॉलिडे ना हो। चलिए ये हो गया सेक्शन 174 सबसेक्शन 4, हमने ये कर लिया, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, साथ में आपको करवा दिया है सबसेक्शन नंबर 1। हमने मेजर हिस्सा कर लिया है इस सेक्शन का। अब आते हैं इससे अगली चीज पर। ये है हमारे पास एक टिपिकल सा सबसेक्शन, सबसेक्शन नंबर 3। इसमें कुछ ऐसी बात लिखी है जो कई बार समझनी बड़ी मुश्किल लगती है कुछ स्टूडेंट्स को, इसलिए यहां पर ज्यादा गौर करिएगा। जब मैंने आपको पढ़ाना है ये सेक्शन नंबर 174 सब सेक्शन नंबर 3, इसे पढ़ाने से पहले आपको ज़रूरी है मैं एक सेक्शन और हल्का सा बता दूं, ये है सेक्शन नंबर 184 सब सेक्शन नंबर 2।
अब इस सेक्शन में ऐसा क्या लिखा है उसके बारे में हम ज़रा सा जानेंगे। आप ये समझ लीजिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो इस सेक्शन का 5% हिस्सा है, 95% आपको नहीं पढ़ा रहा, 95% होगा पेंडिंग। ये 5% हिस्सा जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे लिए सेक्शन 174 सब सेक्शन नंबर 3 समझना पॉसिबल हो पाएगा। वेल, सपोज एक सिचुएशन लेता हूँ, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें डायरेक्टर हैं, बल्कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पर मुझे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, मैं तो कहूँगा डायरेक्टर हैं, उसी से काम हमारा चल जाएगा, मिस्टर मुकेश अंबानी। सपोज आपको एक और बात बताई जाती है, एक कंपनी है जिसका नाम है MN प्राइवेट लिमिटेड। MN प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में भी आप एक डायरेक्टर हो, मिस्टर मुकेश अंबानी। साथ में बताया जाता है मुकेश अंबानी जी, आपके पास इस कंपनी के 90% शेयर्स हैं, बहुत बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है आपकी इन दिस कंपनी MN प्राइवेट लिमिटेड। इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी आपकी बहुत सारी शेयर होल्डिंग है, मान लेते हैं आपकी शेयर होल्डिंग यहाँ पर है सपोज 40%। चलिए, नाउ मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मेन बात अभी है वो आपको बता देता हूँ, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा गौर आपको करना है। एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी मैंने लिखी हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी जी आपके पास 90% शेयर्स हैं और आप डायरेक्टर हो इस कंपनी RIL में। अब सिचुएशन को समझते हैं, क्या सिचुएशन आपको एनालाइज करनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और MN प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, जिसके तहत कंपनी RIL कहती है हम आपको कुछ पैसा पे करेंगे, रुपीस डैश, हम आपको इतने रुपीस पे करेंगे, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, और इसके बदले में आप हमारे लिए सपोज करोगे बिजनेस प्रमोशन, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करोगे, मैंने यहाँ पे ले लिया बिजनेस प्रमोशन। अब सोचते हैं, अगर आप ये सोचें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं, वो हमेशा क्या चाहेंगे, लॉजिकली वो चाहेंगे मेरी ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए। तो आप बेनिफिट किसका सोचते हो? एज अ डायरेक्टर आप सोचते हो अपनी कंपनी का। पर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अगर एनालाइज करें, क्या मुकेश अंबानी जी केवल इस कंपनी का फायदा दिमाग में रख रहे होंगे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, या फिर शायद उनके दिमाग में फायदा MN प्राइवेट लिमिटेड का भी होगा? तो यहाँ तो शायद MN प्राइवेट लिमिटेड का भी होगा। जो प्रॉफिट MN प्राइवेट लिमिटेड को होगा, अगर डिविडेंड देगी ये MN प्राइवेट लिमिटेड, तो 90% डिविडेंड तो आपकी जेब में आने वाला है मुकेश अंबानी जी। इसका मतलब आपकी जजमेंट इन्फ्लुएंस होगी। जो आमतौर पर आप एज अ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फायदा सोचते थे केवल अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, अब आप फायदा अपनी कंपनी का तो सोच ही रहे हो, अदर पार्टी का भी सोच रहे हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉ मेकर्स ने का सेक्शन नंबर 184 बना रहे हैं, इसका सब सेक्शन नंबर 2 हम बना रहे हैं, और इस सेक्शन में हम क्या लिखने जा रहे हैं ये देखिएगा। लॉ मेकर्स का हम इसमें लिखेंगे, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपकी होगी बोर्ड मीटिंग, इस बोर्ड मीटिंग में जब डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो आप भी प्रेजेंट होगे मिस्टर मुकेश अंबानी, आप एज अ डायरेक्टर प्रेजेंट हो मुकेश अंबानी जी इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पर मुकेश अंबानी जी आपके ऊपर हम लगा रहे हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस कैसी? हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आप इस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है, हम मना कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करने से क्यों मना कर रहे हैं ज़रा सोचें। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो एक पॉसिबिलिटी है, लॉ मेकर तो पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप एज अ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैठे हो बोर्ड मीटिंग में, पर फायदा इस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नहीं सोच रहे, फायदा सोच रहे हो अदर पार्टी का, MN प्राइवेट लिमिटेड का। तो शायद आप बोलोगे तो किसके फेवर में बोलोगे? MN प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में बोलोगे। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस चाहोगे जिससे फायदा MN प्राइवेट लिमिटेड का हो। इसीलिए मुकेश अंबानी जी आपको रोक दिया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से। अब यहाँ पार्टिसिपेट का मतलब क्या आता है इसको सोचते हैं। पार्टिसिपेट में हम कहते हैं, एक बात होती है आप करते हो डिस्कशंस, तो अब मुकेश अंबानी जी आप डिस्कशंस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे, क्योंकि आप तो तरफदारी करोगे शायद हर उस बात की जो MN प्राइवेट लिमिटेड के फायदे में है।
अगली चीज, जब वोटिंग की बात आती है तो आप वोटिंग भी शायद किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फायदे के लिए नहीं, इस कंपनी एमएन प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वोट करने का राइट। अब हम कहते हैं जब आप डायरेक्टर होते हो, डायरेक्टर प्रेजेंट होते हो, यही दो तो मेन काम करते हो, डिस्कशन एंड वोटिंग। लॉ आपको कह रहा है डिस्कशन का राइट भी आपका रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वोटिंग का राइट भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो एक बात, आपको क्या कोरम में गिना जाए इस मुद्दे पर या कोरम में ना गिना जाए? तो हम कहेंगे कोरम में भी ना गिना जाए। जिस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमएन प्राइवेट लिमिटेड के बीच के इस कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन हो रही होगी, वोटिंग हो रही होगी, मुकेश अंबानी जी आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डिस्कशन भी, वोटिंग भी, कोरम भी, और इन्हीं तीनों को मिलाकर हमने एक नाम दिया पार्टिसिपेट। तो सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब ये बातें आपको याद रखनी है। सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 एक टर्म यूज करता है, वो टर्म यूज करेगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर। टर्म आ गई इंटरेस्टेड डायरेक्टर। मेरे इस एग्जांपल में इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन हो गए? मिस्टर मुकेश अंबानी। क्योंकि अभी क्योंकि में नहीं जाता, इस बात को ध्यान में रखिए। वो क्यों इंटरेस्टेड डायरेक्टर है? मैंने 90% का एग्जांपल दिया हुआ है। लॉ में 90% की फिगर नहीं होगी, लॉ में कुछ और होगा। क्योंकि आप किसी दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में 90% की शेयर होल्डिंग रखते हो, इससे आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में आप जब होगे प्रेजेंट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको डिस्कशन वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, इससे आप कोरम में भी नहीं गिने जाओगे। ठीक हुई बात? सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 ने जो बोला, इसमें अब एक आध चीज को चेंज और करता हूं। मान लेते हैं अगर ये परसेंटेज 90%, तो मैंने बहुत ज्यादा दी है, अगर ये 90% ना होके सपोज 5% होती, सपोज ओनली 3% होती, तब भी क्या ये सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 अप्लाई होता? तो आंसर इज यस। 184 सबसेक्शन 2 बहुत स्ट्रिक्ट सेक्शन है। वो कहता है अगर आप एज अ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में बैठे हो, किसी दूसरी कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, 2% नहीं, 2% से जरा सी भी ज्यादा, तो भी आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो और आपके ये राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे डिस्कशन, वोटिंग और कोरम में गिने जाने का। तो मेरा तो एग्जांपल 90% था, अगर ये 5% होता, 3% होता, 2.0005% होता, तब भी सेम बात अप्लाई होती। अगली बात, अगर ये एमएन प्राइवेट लिमिटेड ना होकर ये एमएन लिमिटेड होती, तब क्या कोई फर्क पड़ता? मैं कहूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? ये सेक्शन कहता है अगर आप किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, टर्म यूज करता है बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट आप लोगों का सीए इंटर में पढ़ा हुआ कंसेप्ट होगा, बहुत वाइडर टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट में प्राइवेट कंपनी भी कवर होती है, पब्लिक कंपनी भी कवर होती है, और भी कई लोग कवर होते हैं, पर मुझे अभी उसे डिस्कस नहीं करना और कौन कौन कवर होते हैं। हमारा दो से काम चल जाता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो लॉ मेकर्स ने 184(2) में क्या लिखा? आप हो डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्योंकि आप किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में मोर देन 2% की शेयर होल्डिंग रखते हो, इसीलिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में ये हक नहीं मिलेंगे डिस्कशन का, वोटिंग का, और आप कोरम में नहीं गिने जाओगे। अब मैंने आपको ये बात क्यों पढ़ाई? 184 सबसेक्शन 2 पढ़ा तो मैं रहा था आपको सेक्शन 174 में, बीच में क्यों लाया? अब उसकी वजह देखिएगा बहुत ध्यान से। मान लेते हैं आपको ये बात बताई जाती है इस तरीके से, कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, साथ में इसके और डायरेक्टर्स हैं अदर देन मुकेश अंबानी, D1 to D14। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? टोटल हो गए 15 डायरेक्टर्स, 1 मुकेश अंबानी एंड 14 अदर डायरेक्टर्स। अब सिचुएशन को लेते हैं। आपको बताया जाता है कि बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस भेजा गया, बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा गया इस पर्टिकुलर डेट को। मैं जानबूझकर ऐसे फैक्ट्स दे रहा हूं जिससे आपके लिए समझना आसान हो। और यहां पर है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के नोटिस में एजेंडा देना जरूरी नहीं होता, पर जिससे आप लोग इजीली समझ पाए, मैं कहता हूं मान लेते हैं एजेंडा भी दिया गया था। जब आप सारी बात समझ लें तो इसी एग्जाम्पल को चाहे दोबारा सोचेगा, ऐसे मानकर के एजेंडा नहीं दिया गया था, तब भी बात सेम रहेगी, अभी समझना आसान होगा। ये इसीलिए मैं कहता हूं एजेंडा दिया गया था। इस एजेंडा में कहा था हम बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन करेंगे C1, C2 और C3 तीन कॉन्ट्रैक्ट्स पर। इन्हें अब मैंने नाम दे दिया, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है C1, एक है C2, एक है C3, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इससे आपको बताएगा C2 कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। C2 वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरी पार्टी कौन सी है? दूसरी पार्टी है MN प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी जिसमें मुकेश अंबानी जी आपकी शेयर होल्डिंग है, सपोज 90% या 5% या इवन 3%।
चलिए जी, ये C2 कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंडा में ही ये बात बताई गई, ये नोटिस दिया गया। और बोर्ड मीटिंग कब की है, मान लेते हैं बोर्ड मीटिंग ये थी 15/5/2021 की। अब बोर्ड मीटिंग के नोटिस में बात बताई गई 15/5/2021, टाइम था सपोज 4 PM। आपको बात बताई गई कि कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, आपको कोरम बताया गया है, टोटल स्ट्रेंथ है 15। हमने 1/3 निकाल लिया, 1/3 से हमें मालूम चल गया कोरम रिक्वायर्ड इज ओनली 5 डायरेक्टर्स। आपको बताया गया 4 PM जो निर्धारित समय था 15/5/2021 को, उस दिन जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। साथ में आपको बताया गया है डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं D1 से लेकर D14 तक, ऑल ऑफ देम, दैट मीन्स ऑल द 15 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। क्या कोरम प्रेजेंट है, हम कहेंगे बिल्कुल प्रेजेंट है, 15 के 15 डायरेक्टर्स आए हैं, कोरम क्यों प्रेजेंट नहीं है। अगली बात लेते हैं, क्या ये मीटिंग शुरू हो पाएगी, पक्का होगी क्योंकि कोरम प्रेजेंट है। इसमें डिस्कशन शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्ट नंबर C1 पर, जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाए मैं मान लेता हूं इस पर डिस्कशन शुरू हुआ 4:15 PM और ये खत्म हो गई डिस्कशन, वोटिंग मान लेते हैं 4:30 PM। 4:30 PM पर जो C2 है उसकी बारी आई। C2 क्या है, सेकंड नंबर का कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर आपको ध्यान देना है, जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड MN प्राइवेट लिमिटेड। और ये MN प्राइवेट लिमिटेड कैसी कंपनी है, MN प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें मुकेश अंबानी जी की शेयर होल्डिंग है, से 90% और से 5% और से 3%। इस पर डिस्कशन शुरू हुई और ये डिस्कशन शुरू हुई 4:30 PM। जब 4:30 PM पर डिस्कशन शुरू हो रही है, हम अब देखेंगे मुकेश अंबानी जी आप तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, अब आप डिस्कशंस नहीं करोगे, कोरम में भी आप नहीं गिने जाओगे, वोटिंग का राइट भी आपका रेस्ट्रिक्ट करता है लॉ। हम कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर हम दोबारा से कोरम चेक करेंगे। अब इस बात को देखिएगा, मैंने यहाँ जब कोरम चेक किया तो मुझे मालूम चला कोरम तो अभी भी 5 डायरेक्टर्स है और प्रेजेंट डायरेक्टर्स अब कितने माने जाएंगे, थे तो 15। मुकेश अंबानी जी आपने पार्टिसिपेट नहीं करना तो मैं प्रेजेंट 15 नहीं 14 देखूंगा, मुझे 14 डायरेक्टर्स दिखेंगे और अब मैं कहूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं, कोरम तो केवल 5 का था, 15 ना सही 14 भी प्रेजेंट दिख रहे हैं लॉ की नज़र से। मुकेश अंबानी जी आप हो तो सही लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आपको कोरम में नहीं गिना जा रहा, 14 अभी भी हैं। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर भी डिस्कशन एंड वोटिंग हो पाएगी, हम कहेंगे बिल्कुल हो पाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, कोई बात, चलिए यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, सिचुएशन इज, थोड़े से फैक्ट्स को चेंज करता हूँ। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं D1 to D14, इनके बारे में और डिटेल्स देता हूँ। आपको बताता हूँ जो डायरेक्टर D1 है से लेकर D13 तक, बल्कि इसे ऐसे लेता हूँ D12 तक, ये जो डायरेक्टर्स हैं इन सब की भी शेयर होल्डिंग है, मान लेते हैं 3% ईच, 3% ईच की आपकी शेयर होल्डिंग है इन द कंपनी MN प्राइवेट लिमिटेड। आप 12 डायरेक्टर्स की, मुकेश अंबानी जी आपकी शेयर होल्डिंग है सपोजिंगली 4% इन MN प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर देखा जाए D1 to D12 12 डायरेक्टर्स की 3% की शेयर होल्डिंग तो 36%, आपकी शेयर होल्डिंग 4%, टोटल शेयर होल्डिंग कितनी हो गई है 40%। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर ये नाम किसके लिए यूज होगा, मुकेश अंबानी जी आपके लिए भी होगा, D1 to D12 इन 12 डायरेक्टर्स के लिए भी होगा। जैसे ही हम ये बात बोलेंगे, अब सोचिए जब 4 PM पर मीटिंग शुरू हुई, क्या मीटिंग शुरू हो पाएगी। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मीटिंग शुरू होनी थी 4 PM, अगर किसी को लगता है सर ये तो मीटिंग ही शुरू नहीं हो पाएगी, तो एक काम करते हैं हम 4 PM पर चेक करते हैं क्या कोरम प्रेजेंट है। अब वर्ड्स को बहुत गौर से सुनिएगा, 4 PM पर हम चेक करेंगे रिक्वायर्ड कोरम कितना है, हमें रिक्वायर्ड कोरम कितना चाहिए 5 डायरेक्टर्स। हम ये देखेंगे प्रेजेंट डायरेक्टर्स कितने हैं, यही तो है सबसे बड़ा सवाल। प्रेजेंट डायरेक्टर्स में क्या मैं गिनूंगा ऑल 15 डायरेक्टर्स को, या अब मैं एक्सक्लूड कर दूंगा इन डायरेक्टर्स को। कौन से डायरेक्टर्स, D1 to D12, आप 12 डायरेक्टर्स के पास 3% की शेयर होल्डिंग है। मुकेश अंबानी जी आपके पास 4% की शेयर होल्डिंग है, सबकी शेयर होल्डिंग 2% से ज़्यादा है। अब आप 13 लोग ऐसे हो जिसकी शेयर होल्डिंग है 2% से ज़्यादा। वैसे आपको एक बात बता देता हूं, जब हम सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 डिटेल में पढ़ेंगे, हमें मालूम चलेगा आपकी क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग को देखना होता है।
अगर आपकी क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग 13 लोगों की मिलाकर भी 2% से ज़्यादा हो जाए तो भी सेक्शन 184(2) में आप सारे लोग इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कहलाते हो। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसा केस दे दूं कि इन 13 लोगों की शेयर होल्डिंग कुल मिलाकर 2.005% है, तो क्या ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं? 184 सबसेक्शन 2 बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहता है यस। हम देखेंगे एक डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स की मिलाकर शेयर होल्डिंग हो गई अगर 2% से ज्यादा तो वो सारे के सारे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अब सोचें अगर ये 13 लोगों की शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा हो जाए इन अग्रीगेट तो ये सारे होते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। मेरे एग्जांपल में तो 36% एंड 4% 40% हो गई आपकी शेयर होल्डिंग, आप 13 के 13 लोग क्या हो? इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अब सोचेगा जब 13 के 13 लोग इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हो, मीटिंग शुरू हो रही है 4 PM, कोरम रिक्वायर्ड है 5 डायरेक्टर्स का, प्रेजेंट में कितने मानूं? 15 डायरेक्टर्स को मानूं या मैं कहूं 15 में से 13 को तो गिना नहीं जाएगा कोरम में और इसलिए डायरेक्टर्स दिखेंगे 2। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जिस समय मीटिंग शुरू हो रही है 4 PM, हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट डायरेक्टर्स कितने हैं? अगर आपने आंसर दिया किसी ने 15 तो सिंपल सी बात आपका आंसर है कोरम प्रेजेंट है, मीटिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप में से कोई आंसर देता है ओनली 2 का तो मैं कहूंगा मीटिंग शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि कोरम है 5 डायरेक्टर्स, प्रेजेंट ओनली 2 है। तो अहमियत पता चल जाएगी। ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि प्रेजेंट डायरेक्टर्स आप मानोगे 15 या प्रेजेंट मानोगे 2, ये कितना ज्यादा अहम सवाल है। मीटिंग शुरू होगी या नहीं होगी इसी आंसर पे डिपेंड करेगा। चलिए अब आपको इसका सही आंसर देने का तरीका बताता हूं। याद रखने की रटने की कोई जरूरत नहीं, आप एक वर्ड पे गौर करिएगा। लॉ मेकर्स ने 184 सबसेक्शन नंबर 2 भी जब बनाया है उसमें कहा है आपको 3 चीजों से रोका जाता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ये 3 चीजें मैंने कहीं लिखी हुई हैं, डिस्कशन, वोटिंग और कोरम की बात कहीं लिखी तो थी भाई, यस यहां पर लिखी हुई है। डिस्कशन, वोटिंग, कोरम के लिए आप नहीं गिने जाओगे अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, ये बात दी है। अब गौर करिएगा कब नहीं गिने जाओगे? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं गिने जाओगे जिस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कशन हो रही है MN प्राइवेट लिमिटेड और RIL के बीच में। ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन नहीं करोगे, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर वोटिंग नहीं करोगे, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोरम में नहीं गिने जाओगे, ये बात थी। इसका मतलब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकला? जब भी कभी बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट की तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर आप डिस्कस नहीं करोगे जिसमें इंटरेस्टेड हो, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर वोट करने पे रिस्ट्रिक्शन होगी जिसमें इंटरेस्टेड हो, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोरम में नहीं गिने जाओगे जिसमें इंटरेस्टेड हो। अब सोचेगा मेरा सवाल क्या है? 4 PM पर हमें देखना है क्या मीटिंग शुरू होगी या मीटिंग शुरू नहीं होगी। मैं कहूँगा मीटिंग शुरू करना कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या इस समय मीटिंग शुरू करना 4 PM पर, क्या हम ये बात कर रहे हैं कि RIL और ये कंपनी MN प्राइवेट लिमिटेड आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें? क्या ऐसी कोई बात है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मीटिंग शुरू करना है एंड मीटिंग शुरू करना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता क्या मीटिंग शुरू हो सकती है? यस। अभी आप कितने लोग गिने जाओगे? 15 गिने जाओगे। जैसे ही मैं बोलूंगा 15 गिने जाओगे, मेरा सेकंड वाला आंसर सही नहीं है, यह आंसर सही है। अब मैं कहूंगा कोरम प्रेजेंट है क्योंकि 5 से ज्यादा डायरेक्टर्स प्रेजेंट है। 5 होते तो भी कोरम प्रेजेंट होता। क्या ये मीटिंग शुरू हो पाएगी? मेरे पास कीवर्ड आएगा कमेंट्स, मैं कहूंगा बिल्कुल हो पाएगी। क्या ये मीटिंग हेल्ड हो गई? मैं कहूंगा बिल्कुल हो गई। जैसी कोरम प्रेजेंट हुआ मीटिंग हेल्ड हो गई। अब सोचेगा मैंने आप लोगों को पहले ही एक बात वैसे हिंट दिया था कि C1 कॉन्ट्रैक्ट पर 4:15 पर डिस्कशन शुरू हुआ, 4:30 PM पे खत्म हुआ, वोटिंग हुई। क्या इस C1 में हमने देखा तो हमें यहां पर भी कोरम चेक करना था। कोरम कितना था? 5। C1 के लिए प्रेजेंट डायरेक्टर्स कितने थे? C1 के लिए प्रेजेंट डायरेक्टर्स पूरे 15 के 15 थे। क्यों 15 डायरेक्टर से? रीजन एक, यहां कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर प्रॉब्लम कहां आई? C2 में प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही C2 कॉन्ट्रैक्ट पर 4:30 PM पर डिस्कशन शुरू हुआ, हमें मालूम चला कोरम रिक्वायर्ड तो 5 है। अब प्रेजेंट कितने हैं? तो सोचेगा अब आपका आंसर क्या प्रेजेंट डायरेक्टर्स माने जाएंगे? अब 15 के 15 आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, पर लॉ मेकर्स कह रहे हैं जो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है हम उसके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे डिस्कशंस पे, वोटिंग में और कोरम में नहीं गिने जाएंगे। ये 12 डायरेक्टर्स प्लस आप एक 13 लोग
लॉ के तहत पार्टिसिपेट नहीं करोगे इस C2 वाले कॉन्ट्रैक्ट पर, क्योंकि C2 वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, मैंने आपको बता दिया। C2 वाला कॉन्ट्रैक्ट ये है जिसमें कि RIL और MN प्राइवेट लिमिटेड के बीच की ये कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन है। अब हम देखेंगे क्या प्रेजेंट 15 होंगे या 15 में से 13 को माइनस कर दो तो 2 होंगे। अब मेरे ख्याल में आंसर सबको क्लियर मिल चुका होगा, 15 नहीं माने जाएंगे प्रेजेंट माने जाएंगे 2, और जैसे आप बोलोगे प्रेजेंट है 2, अब क्या होगा, इज द कोरम प्रेजेंट, तो कोरम है 5 का जबकि प्रेजेंट है ओनली 2, हमारा आंसर आ गया कोरम इज नॉट प्रेजेंट। मैं इस लाइन को लिख भी देता हूं, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। बस यहां मैं एक काम करता हूं, मुझे आपको आगे एक नई चीज सिखानी है, इसी के लिए तो एग्जाम्पल लिया है, इसलिए मैं आगे लिखता हूं एज पर सेक्शन। कौन सा सेक्शन में पढ़ा था, 174, सब सेक्शन नंबर कौन सा था, 1। कोरम इज नॉट प्रेजेंट एज पर सेक्शन 174(1). रीजन 5 का कोरम है जबकि प्रेजेंट ओनली 2 माने जा रहे हैं 15 लेकिन माने कितने जाएंगे 2, कोरम की गिनती में ये 13 लोग नहीं गिने गए। अब सोचते हैं, जब मैंने ये लिखा है कोरम इज नॉट प्रेजेंट एज पर सेक्शन 174(1), शायद किसी के दिमाग में बात आएगी कि सर आप कुछ ऐसी चीज लिखोगे, बोलोगे कोरम इज प्रेजेंट एज पर सेक्शन कुछ डैश, और सही में मैं ऐसी बात ही लिखने जा रहा हूं। अब क्यों इस बात के बाद ये एक नई बात मैंने आपको सिखानी है, ये नई बात क्यों लॉ में लिखी गई, पहले उसका लॉजिक ले लेते हैं। अगर आप इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन पर तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और MN प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों कंपनीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा। रीजन, लॉ कहता है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कोरम प्रेजेंट ही नहीं है। नाउ जब कोरम प्रेजेंट ही नहीं है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा। शायद पॉसिबल है इस कंपनी के लिए भी फायदे की बात हो, इस कंपनी के लिए भी फायदे की बात हो। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होगा, शायद दूसरे के फायदे की बात हो, पर पता कैसे चले, डिस्कशन कैसे हो। एक और चीज की आप कोशिश कर लीजिए, मान लेते हैं 1 महीने बाद फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाइए, क्या आपको उम्मीद है कि तब कोरम मिल जाएगा? मुझे तो तब भी उम्मीद नहीं है। क्यों? तब भी ये 13 डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग होगी इन MN प्राइवेट लिमिटेड। जब शेयर होल्डिंग होगी ये तब भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कहलाएंगे। इसका मतलब ना तो इस बोर्ड मीटिंग में कोरम मिल रहा है, ना ही अगली बोर्ड मीटिंग में कोरम मिलने की कोई संभावना है। अब लॉ मेकर्स ने इसके लिए क्या सिचुएशन दी, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम 174 सबसेक्शन 1 के तहत तो कोरम नहीं ढूंढ पा रहे, इसीलिए अब एक सबसेक्शन नंबर 3 बनाते हैं। इस सबसेक्शन नंबर 3 को पढ़िएगा, सबसेक्शन नंबर 3, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3 of the total strength of the board of directors. The number of directors who are not interested directors and present at the meeting, being not less than 2, shall be the quorum during such time. पहली बार पढ़ के ना कभी कभी ये बात क्लियर नहीं होती। सिंपल एक तरीका, पॉज करिए, एक बार और पढ़िए, जब पढ़ लें तो पॉज को फिर से रिज्यूम कर लीजिएगा। चलिए जी, नाउ ध्यान देते हैं, मैं अभी इन वर्ड्स को यूज नहीं कर रहा, इन वर्ड्स को मैं रखता हूं पेंडिंग। मैं आपको पूरा सबसेक्शन 3 समझाऊंगा ऐसे जैसे कि ये वर्ड्स लिखे ही नहीं हैं, बहुत अच्छा लॉजिक बनाएंगे, बाद में इन वर्ड्स को पढ़ लेंगे। तो हम ये कर देंगे, वेयर एट एनी टाइम। मेरे एग्जाम्पल में ये एट एनी टाइम कौन सा है, एट एनी टाइम है कॉन्ट्रैक्ट 2 के, जब तक कॉन्ट्रैक्ट 2 डिस्कस एंड वोट हो रहा है वो पीरियड है एट एनी टाइम, जिसमें कि एक कंपनी RIL है जिसके 13 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं इन द कंपनी MN प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर ये डिस्कशन सपोज 4:30 PM पे शुरू हुआ इन कंपनीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पर और सपोजिंगली 5 PM तक चला, तो इस आधे घंटे के दौरान के लिए लॉ कहता है द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स चेक करना क्या ज्यादा हैं, मैं तो ज्यादा वर्ड को यूज कर रहा हूं, क्या वो ज्यादा हैं, चेक करते हैं। मेरे एग्जाम्पल में क्या नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 13, क्या 13 का नंबर ज्यादा होता है किससे, आगे लिखा है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। चलिए जी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी दी गई थी 15, तो इसका आप 2/3 निकाल लेंगे तो 2/3 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा 10। चेक करते हैं क्या ये बात फिट हो रही है,
2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मेरे इस एग्जांपल में, क्या जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वो है 13, क्या 13 ज़्यादा होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से? दैट मीन्स 10 से। पक्का भाई 13 ज़्यादा होता है। इसका मतलब आप लॉ मेकर्स की इस लैंग्वेज में फिट कर रहे हो अपने केस को, केस फिट हो गया। अब आगे पढ़िए, जो लॉ कहता है वही होगा। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एंड प्रेजेंट एट द मीटिंग। चेक करिए कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड नहीं हैं और प्रेजेंट हैं। 15 में से 13 इंटरेस्टेड हैं, तो भाई इसका मतलब 2 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि डिसइंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है, प्रेजेंट भी है। बीइंग नॉट लेस देन 2, लॉ ने का ये भी चेक कर लेना वो 2 से कम नहीं होने चाहिए। मेरे एग्जाम्पल में 2 से कम नहीं है, चलो जी 2 ही है। शेल बी द कोरम, इसका मतलब उन्हीं को कोरम मान लेना। अगर आप मेरे एग्जाम्पल को अब लॉ में फिट करते हैं तो आपको क्या मालूम चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर कोरम नहीं प्रेजेंट था एज पर सेक्शन 174 सबसेक्शन 1, क्योंकि कोरम था 5 का, लेकिन हमें तो प्रेजेंट दिख रहे थे ओनली 2, तो 174(1) के हिसाब से कोरम नहीं प्रेजेंट था। अब चेक करते हैं क्या 174 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कोरम प्रेजेंट है या कोरम प्रेजेंट नहीं है। चेक करिए, आपको क्या चीज़ देखनी है? नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, मैंने इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को आई लिख दिया। आप चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन है, मैं इक्वल टू को मैंने बोल दिया था पेंडिंग लेके चल रहा हूं, क्या वो ग्रेटर देन है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। चेक करते हैं, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 13, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 10। अगर ऐसा हुआ तो लॉ ने क्या कहा था? लॉ ने कहा था इस केस में जितने भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे बस वो 2 से कम नहीं होने चाहिए, उन्हीं को कोरम मान लेना। कितने हैं डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, सॉरी मैंने अगर इंटरेस्टेड बोल दिया है, कितने हैं आपके ऐसे डायरेक्टर्स जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड? तो नॉट इंटरेस्टेड वाले डायरेक्टर्स कितने रह गए? 2 रह गए, इन्हीं 2 को कोरम मान लेना। तो बिल्कुल भाई 2 बचे हुए हैं, वही कोरम माने जाएंगे। 174(3) के हिसाब से क्या कोरम प्रेजेंट है? यस। अब आप में से शायद किसी को ऐसा लगे सर ये तो बात नहीं बनी, पहले हमने कहा था कोरम नहीं मिल रहा, अब कोरम मिल गया। बच्चों लॉजिक लीजिएगा, बहुत अच्छा लॉजिक है। लॉ मेकर्स क्या सोच रहे हैं? अगर आपके इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कोरम कभी मिल ही नहीं पा रहा, ना आगे मिलने की संभावना है, कोई तो सोल्यूशन देना है। ऐसा थोड़ी कहना है बस कोरम ही नहीं है कभी बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, इस मुद्दे को कभी डिस्कस ही नहीं करोगे। तो सिंपली आप क्या करो, उन्हीं को कोरम मान लो जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं। वो 2 डायरेक्टर्स ही से डिस्कस एंड वोट करके फाइनलाइज करेंगे। ठीक हुई बात। अब मैं ऐसा करता हूं, आपको सिचुएशन फिर से देता हूं। अगर आपको ऐसे बोला जाए टोटल स्ट्रेंथ थी मेरे इस एग्जाम्पल में 15, कोरम रिक्वायर्ड कितना था हमने पहले ही निकाल लिया 5। अब ये आपको गिवन है, इसे ऐसे मान लेते हैं ये जो चीजें मैं अभी लिख रहा हूं ये गिवन है, टोटल स्ट्रेंथ गिवन है, आपको ये मालूम है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं ये भी आपको गिवन है। ये हैं आपके इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, ये भी आपको सपोज एग्जाम के क्वेश्चन में गिवन है। मेरे एग्जाम्पल में इंटरेस्टेड थे 13। ये भी आपको गिवन है कि ये डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ये हैं 2। आपको बस सिंपली बताना है क्या 174(1) के हिसाब से कोरम प्रेजेंट है? 174(1) के हिसाब से कोरम प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद बताना है क्या 174(3) के हिसाब से कोरम प्रेजेंट है या कोरम प्रेजेंट नहीं है। मैंने एक केस तो ले लिया, 174(1) के हिसाब से कोरम प्रेजेंट नहीं है। क्या 174(3) के हिसाब से कोरम प्रेजेंट है? तो चेक कर लिया था हमने, 13 है ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ को भी अलग से निकाल के लिख लेते हैं, 10 है, क्योंकि मैं टोटल स्ट्रेंथ हमेशा 15 लेने वाला हूँ, इसे चेंज नहीं करूंगा, जिससे कोरम भी 5 रहे, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी 10 रहे। तो आपको ये पहले लिख के दे दिया हर केस में। ये मेरा केस नंबर से 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 4 है। ठीक है ना। चलिए, सो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2 हैं। अब सोचते हैं क्या मेरे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है? मैं कहूँगा बिल्कुल, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 10 है, 10 से भी ज़्यादा है 13। तो जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं डिसइंटरेस्टेड उन्हें कोरम मान लो। तो कोरम कितनों का हो गया? 2 का हो गया। ये 2 डायरेक्टर्स हैं जो कि डिसइंटरेस्टेड हैं और कोरम प्रेजेंट है। अब लेते हैं, सपोज आपको बोला जाए इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 11 हैं, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट 4 हैं, टोटल 15 डायरेक्टर से प्रेजेंट कितने हैं मैं ये भी लिख देता हूं। ये टोटल स्ट्रेंथ था, प्रेजेंट है 15, यहां भी प्रेजेंट है 15 प्रेजेंट हैं डायरेक्टर्स, इंटरेस्टेड है 11, 4 हैं डिसइंटरेस्टेड।
अब चेक करते हैं क्या कोरम हमें मिलता है एज पर 174(1). तो मैं चेक करूंगा डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ओनली 4 हैं, जबकि कोरम रिक्वायर्ड 5 है। क्योंकि कोरम से कम डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, 174(1) के हिसाब से कोरम नहीं मिला। अब चेक करो क्या 174(3) का टेस्ट पास होता है। टेस्ट क्या है आप चेक करो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का नंबर कितना है, वो है 11। ग्रेटर देन का साइन लगाओ, चेक करो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, वो कितना है 10। यस, ये टेस्ट पास होता है, 11 इज ग्रेटर देन 10। जैसे ये हुआ, अब आप कहो ये बचे हुए जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं 4, इन्हीं 4 को कोरम मान लेंगे। 4 का कोरम है, आंसर इज यस, कोरम प्रेजेंट है। यहां पर भी एक चीज को लॉजिकली सोचिए, 11 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं टोटल 15 डायरेक्टर्स में से। अब भाई अगर आज मीटिंग में डिस्कशन वोटिंग नहीं हुई, 2 महीने बाद फिर से मीटिंग बुला लो, तो भी कितने आ पाएंगे, 15 ही आ पाएंगे। तब भी ये 11 इंटरेस्टेड होंगे, तब भी डिसइंटरेस्टेड 4 ही होंगे। डिस्कशन वोटिंग कराओगे कैसे, इन 4 से ही तो करानी होगी। इन्हीं 4 को मान लो कोरम, आज ही मान लो, 2 महीने बाद क्यों मानते हो। अगला केस लेते हैं, 15 है टोटल स्ट्रेंथ, मान लेते हैं 14 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, 11 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं। अब सोचिए डिसइंटरेस्टेड कितने हैं, 15 आ सकते थे, आए हैं 14, 11 इंटरेस्टेड है, तो 3 डिसइंटरेस्टेड है। जब आप कोरम देखोगे 174(1) के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर, जिसमें कि ये 11 लोग इंटरेस्टेड हैं, इन 11 को काउंट नहीं करोगे, काउंट करोगे ओनली 3 को। जब इन 3 को काउंट करोगे तो एक बात आएगी भाई, जब 3 को काउंट कर रहे होगे तो 3 से तो कोरम पूरा नहीं हो रहा, कोरम तो 5 है, तो कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब 174 सबसेक्शन 3 को अप्लाई करके देखो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं लिख लो, 11 है। ग्रेटर देन का साइन लगा लो, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो, 15 का 2/3 हमने कैलकुलेट किया हुआ 10। क्या ये ट्रू है, यस, ये अभी भी ट्रू है। जैसे ये ट्रू है, अब हम कहेंगे कोरम हो जाएगा बचे हुए डायरेक्टर्स, दैट मींस 3, बस ये 2 से कम नहीं होने चाहिए, तो 2 से तो कम है ही नहीं, 3 है, तो कोरम कितना हो गया 3। वेदर द कोरम इज प्रेजेंट, यस। एक और केस लेते हैं, मान लेते हैं जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं 13, इंटरेस्टेड है 12, तो डिसइंटरेस्टेड कितना है, 1 डायरेक्टर। अब यहां भी चेक करिए, आपको मालूम चला 174(1) को चेक किया हमने, क्या कोरम प्रेजेंट है, मैंने चेक किया कोरम प्रेजेंट है या नहीं है। मैं कौन से डायरेक्टर्स को देखता हूं, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को देखता हूं, क्योंकि आप 12 को तो गिना ही नहीं जाएगा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो गिना किसको जाएगा, 1 को। क्या 1 से कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी हुई 174(1) की, आंसर इज नो। अब 174(3) पर आते हैं, 174(3) के टेस्ट को अप्लाई करिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 12, ग्रेटर देन का साइन लगाइए, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ थी 15, 15 का 2/3 निकाला 10। क्या ये टेस्ट पास हुआ, यस, टेस्ट पास हो गया। अब इनको बोल दीजिए एज कोरम। बस एक बात लॉ ने लिखा था, जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं नॉट इंटरेस्टेड, वो होने चाहिए नॉट बीइंग लेस देन 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए। यहां दिक्कत आ गई भाई, ये इसी एक को मैं कैसे बोल दूं कि कोरम है, क्योंकि 2 से कम नहीं होने चाहिए, तो 2 से कम है, मैं कहूंगा कोरम प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का कोरम नहीं हो सकता। चलिए जी, अब एक आध एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, इस एग्जाम्पल को लेते हैं, शायद ये बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से। 15 डायरेक्टर से सपोज प्रेजेंट थे ओनली 9 डायरेक्टर्स। अब मैंने काफी कम डायरेक्टर्स को प्रेजेंट दिखाया, इन 9 में से 7 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, तो 9 में से 7 इंटरेस्टेड हैं, तो 2 हैं जो नॉट इंटरेस्टेड है। चेक करते हैं 174(1) के हिसाब से क्या कोरम प्रेजेंट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट 2 पर डिस्कशन वोटिंग होनी है, तो आप 7 लोग इंटरेस्टेड हो, आप 7 को गिना नहीं जाएगा, कोरम में भी आप नहीं गिने जाओगे। जब गिने ही नहीं जाओगे तो गिने तो 2 लोग जाएंगे। क्या 2 लोगों से कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी हुई 174 सबसेक्शन 1 की, तो नहीं हुई, क्योंकि 174 सबसेक्शन 1 कहेगा टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, दैट मीन्स 5 डायरेक्टर्स, आप तो ओनली 2 हो, तो 174(1) के हिसाब से कोरम नहीं मिला। अगली चीज को लेते हैं, 174 सबसेक्शन 3 के टेस्ट को अप्लाई करो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं उन्हें लिख लो, ग्रेटर देन का साइन लगा दो, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ निकाल दो 10। चेक करो क्या ये ट्रू है, आंसर इज नो, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो आप 174(3) को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ये जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं इन्हें मैं कोरम बोल ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा, रीजन मेरा 174 सबसेक्शन 3 का टेस्ट फेल हो गया, तो कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैं कहूं आपको यहां लॉजिक देता हूं, अभी तुम फॉर्मूले टाइप से काम कर रहे थे, अब लॉजिक लीजिए।
कितने डायरेक्टर्स आए हैं? 9। 9 में से 7 इंटरेस्टेड हैं, 2 डिसइंटरेस्टेड हैं। अभी एक चीज सोचिए, अगर इस बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कशन वोटिंग ना हो, क्या मुमकिन है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और उसमें हमें 174 सबसेक्शन 1 वाला कोरम मिल जाए? 174 सबसेक्शन 1 वाला कोरम क्या होता है? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। सोचें, क्या वो मिलने की उम्मीद है? उम्मीद वर्ड बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल है। कितने डायरेक्टर्स अभी प्रेजेंट नहीं हैं, एब्सेंट हैं? जरा सोचेगा, एब्सेंट डायरेक्टर्स कितने हैं? एब्सेंट डायरेक्टर्स 6 हैं। 9 ही तो आए हैं 15 में से। पॉसिबिलिटी है फिर से कुछ दिनों के बाद बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, ये 6 डायरेक्टर्स भी आए, और ये 6 डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स सपोज ओनली 4 भी मिल गए हमें। कैसे? ये 2 हैं, बल्कि इनमें से 3 भी मिल गए। जरा सोचिए, ये 2 तो अभी ही डिसइंटरेस्टेड हैं, अगली बोर्ड मीटिंग में ये 2 भी आ गए सपोज, और इन 6 में से केवल 3 डिसइंटरेस्टेड निकल आए और प्रेजेंट हुए, तो क्या होगा? हमें डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने मिल जाएंगे? 3 + 2 5। क्या 5 डायरेक्टर्स मिलने की उम्मीद है? यस। लॉ मेकर्स कहते हैं मिलने की उम्मीद है, इस मीटिंग में मत डिस्कस करो। इस मीटिंग में आप इसे डिस्कस नहीं करोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको कोरम नहीं मिला, इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, अगले कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 को डिस्कस एंड वोट कर लो। पर इसे नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस पर कोरम नहीं मिल रहा, और जब तक कोरम नहीं मिल रहा, जैसे ही नो है कोरम के लिए, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इस मीटिंग में तो डिस्कस नहीं कर सकते। फ्यूचर में कब कर पाओगे? फिर बोर्ड मीटिंग बुलाना, अगर 5 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मिल गए तो 174(1) का कोरम मिल जाएगा, उससे डिस्कस वोट कराना। चलिए जी, आई बिलीव बात क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को जो चीज बताई उसे मैं सम अप करता हूं। 174 सबसेक्शन नंबर 3 किस मकसद से बनाया गया? मकसद था, कभी कभी हमें ऐसे मालूम चलता है कि बोर्ड मीटिंग में कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड दिख जाते हैं, कई सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड दिख जाते हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हो आप कौन से सेक्शन के तहत? एज पर सेक्शन नंबर 184(2). अगर आप 184(2) के तहत इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं कर पाते पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसका मतलब आप कोरम में नहीं गिने जाते। जब कोरम में नहीं गिने जाते तो इसकी वजह से कभी कभी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है? जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है? वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, किससे? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से। जैसे ही आपको ये सिचुएशन दिखे कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, अब हम कहेंगे आप 174 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कोरम को ढूंढिए, और कोरम क्या होगा? जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, नॉट इंटरेस्टेड का मतलब डिसइंटरेस्टेड, जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं उन्हीं को मान लो डीम्ड टू बी कोरम, उन्हीं को मान लो कि वो कोरम है, चाहे वो कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, बस किससे छोटा नहीं होना चाहिए? नॉट बीइंग लेस देन 2, बस 2 से कम नहीं होना चाहिए। नॉट बीइंग लेस देन 2, ये हमारे पास आ गया क्रक्स। क्या कब 174 सबसेक्शन 3 लगता है? अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर ज्यादा हो, किससे? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से। तब कोरम क्या हो जाता है? कोरम हो जाते हैं बचे हुए डायरेक्टर्स, दैट मींस डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, बस उनका नंबर किससे कम नहीं होना चाहिए? 2 से कम नहीं होना चाहिए, इसका 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक हुई बात? वेल, मैंने आप लोगों को कहा था मैं आपको ये पूरा का पूरा सबसेक्शन 3 करवा दूंगा, वर्ड्स नहीं पढ़वाऊंगा, इक्वल टू, जब पूरा पढ़ा दूंगा तो लाऊंगा इक्वल टू। अब भाई मेरे हिसाब से एक रट्टा अगर मैं बना रहा होता ये सेक्शन 174 सबसेक्शन 3, मैं यहाँ पर कभी भी ये इक्वल टू वाला वर्ड नहीं लाता। मेरे हिसाब से तो लॉजिकल था एक्सीड्स ही, वो मैंने लिखा। ये मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता। लॉ मेकर्स का अगर ये बराबर भी होंगे तो भी आप अप्लाई कर देना 174(3). अब अगर आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करो तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ ग्रेटर देन तो होना चाहिए पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए। पर एक काम करते हैं, मेरी बोली गई बात का कोई रेलेवेंस नहीं, ये तो मेरी ओपिनियन है, लॉ बिल्कुल क्लियर है, तो लॉ के हिसाब से तो इक्वल टू है तो इक्वल टू लिया जाएगा। अब अगर मैं एक आध सिचुएशन और लेता हूँ, सपोज आपको बोलता हूँ टोटल स्ट्रेंथ है 12 डायरेक्टर्स, जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी सपोज आपको मालूम चलता है 12 डायरेक्टर्स ही हैं। अगली चीज आपको बताई जाती है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, इसमें से मान लेते हैं आपको बताया गया सपोजिंगली 8, तो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं? वो हैं 4।
आपको बताया, पूछा गया क्या 174(1) के हिसाब से कोरम प्रेजेंट है या कोरम प्रेजेंट नहीं है, फिर आप आंसर देंगे क्या कोरम प्रेजेंट है एज पर 174 सबसेक्शन नंबर 3। हमें इन दो क्वेश्चंस का आंसर करना है, ये सब तो हमें गिवन है। हम देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 12, तो कोरम कितना है, कोरम हमें मालूम चल गया 12 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4। हमने देखा प्रेजेंट डायरेक्टर्स 12 हैं लेकिन इंटरेस्टेड हैं 8। अरे भाई 8 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें तो काउंट करेंगे नहीं। तो जिस समय ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा होगा जिसमें कि 8 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड दिख गए, तो इन 8 को नहीं गिना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, गिना किनको, इन 4 को। जब 4 को गिना तो कोरम भी 4 था। क्या कोरम प्रेजेंट है? आंसर आ गया यस। क्या 174(3) की जरूरत पड़ी? हम कहेंगे जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत तब पड़ती जब हमें कोरम नहीं मिलता 174(1) का। चलिए अगला केस लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ 12, प्रेजेंट डायरेक्टर्स 11, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 8, तो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 3। अब सोचिएगा, जो मैंने आपको बोला था ना ये इक्वल टू का जो है मुझे लॉजिकल नहीं लगता, मैं आपको यही चीज एक बार दिखाने जा रहा हूं, सोचिएगा बड़े अच्छे से। 11 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में 8 इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 8 को तो गिना नहीं। जब 8 को गिना नहीं तो कितनों को गिना? ओनली 3 को। 3 से कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो 174(1) का कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब 174(1) का कोरम 174(1) का कोरम प्रेजेंट नहीं है, 174(3) पर जाएंगे। पर मैं कहता हूं एक काम करो, मैकेनिकल मत बनो, ऐसा नहीं फॉर्मूला है फिट कर दिया, जरा सोचो, लॉजिक पे सोचो। क्या मुमकिन है कि आज से 1 महीने बाद फिर से एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग? क्या मुमकिन है कि उसमें प्रेजेंट डायरेक्टर्स हमारे हों 12? क्या मुमकिन है कि वो जो एक डायरेक्टर नया आया, अभी 11 थे अब 12 में, वो एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड ना हो? क्या मुमकिन है? बिल्कुल। इंटरेस्टेड अभी भी 8 रहें और डिसइंटरेस्टेड 3 से बढ़कर 4 हो जाए, क्या मुमकिन है? यस। बच्चों सोच के देखिएगा, 12 में से 11 डायरेक्टर्स आए हैं, एक डायरेक्टर नहीं आया। अगली बार नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में पॉसिबल है कि ये एक डायरेक्टर जो अभी नहीं आया था नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आ जाए। अगर ये प्रेजेंट हुआ तो 12 हो जाएंगे टोटल डायरेक्टर्स, इंटरेस्टेड 8 और डिसइंटरेस्टेड 4। ये एक डायरेक्टर जो अभी नहीं आया था और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आएगा, शायद ये डिसइंटरेस्टेड हो। शायद डिसइंटरेस्टेड हुआ तो 3 का नंबर बढ़ के 4 हो जाएगा और हमें 4 का कोरम मिल जाएगा। आइडियल कोरम 174(1) का कोरम क्या है? आइडियल कोरम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वाला कोरम। हमें कोरम मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। मेरा लॉजिक कहता है इस केस में आप 174(3) लॉ मेकर्स अप्लाई होने ही मत दो, मत अप्लाई होने दो। 174(3) को कहो नॉट एप्लीकेबल, ऐसा लॉ बनाओ जिससे आगे कंपनी फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाए, इसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फिर से डिस्कस करवाए। एक डायरेक्टर जो पहले प्रेजेंट नहीं था अब प्रेजेंट हो, सपोज वो डिसइंटरेस्टेड हुआ तो 4 डायरेक्टर्स का आइडियल कोरम मिल जाएगा। लेकिन लॉ मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा सिंपल, हमने तो वर्ड लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चेक करिएगा लॉ मेकर्स की लिखी गई बात को, यहाँ पर लॉ मेकर्स ने लिखा क्या है चेक करें। इस केस को चेक करिएगा जिसने यहाँ ब्लू कलर से एक बॉक्स में रखा, चेक करके देखिए। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लॉ मेकर्स कहेंगे आप चेक करो क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आपके ज्यादा हैं या इक्वल टू हैं 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब चेक करिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं? 8, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। 12 का 2/3 निकाल लीजिए तो 12 इंटू 2 24, 24/3 इज 8। क्या ये फॉर्मूला हमारा ट्रू हुआ? मैं कहूँगा बिल्कुल हुआ। 8 इज ऑल्दो नॉट ग्रेटर देन 8 बट इक्वल टू 8, ये ट्रू हुआ। जैसे ही ट्रू हुआ तो जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं ये 3, क्योंकि ये 2 से कम नहीं है, इन्हीं को कोरम मान लोगे। क्या कोरम प्रेजेंट है? यस। कितनों का कोरम है? 3 का। सोचिए यहां पर अगर लॉ मेकर्स ने ये इक्वल टू वाली बात ना लिखी होती तो क्या होता? ओनली ग्रेटर देन लिखा होता। 8 इज ग्रेटर देन 8, हम फॉल्स बोलते, फॉल्स बोलते तो हमें कोरम नहीं मिलता, कोरम नहीं मिलता तो मजबूरी में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस मुद्दे को डिस्कस करते, वही अच्छा होता। खैर अब एक बात मैंने आपको बोल दिया, मेरा बनाया हुआ लॉ नहीं चलता क्योंकि वो मनगणंत लॉ हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ क्यों बताया? रीजन बीइंग, मैंने आपको ये चीज इसलिए बोली, मेरे हिसाब से ये ग्रेटर देन होना चाहिए था, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए सम अप करते हैं, काफी टाइम इस पे लगा दिया है। वेयर एट एनी टाइम, फिर से मैं पढ़ रहा हूं सबसेक्शन 3,
द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब कहाँ मिलेगा, 184(2) में मिलेगा, वो ज़्यादा होता है नंबर या बराबर होता है। अब ये पेंडिंग नहीं रहा, मैंने आपको इक्वल टू की बात को भी पढ़ा दिया है। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं उनका नंबर या तो ज़्यादा हो गया या इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का नंबर बराबर हो गया, किसके बराबर या किससे ज़्यादा, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड का मतलब डिसइंटरेस्टेड, ये डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट हैं उन्हीं को कोरम मान लोगे, बस ये 2 से कम नहीं होने चाहिए। मैंने आपको करवा दिया सबसेक्शन नंबर 3 भी। वेल, अगर अब तक की बात को सम अप करता हूं, सारे ये सारे सबसेक्शंस, जब भी हमें बात आती है कोरम का मेन सबसेक्शन कौन सा है, 174(1). अगर हमें कोरम मीटिंग के शुरुआत में ही नहीं मिलता, अब कंसेप्ट और बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। 174(1) का कोरम आपको कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग के समय मिला ही नहीं। जब आपको मीटिंग शुरू करनी थी उस समय कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं होता, उस समय तो बस मीटिंग शुरू करनी होती है। कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग पर अगर आपको उस समय नो कोरम, तो क्या होता है, क्या हम सबसेक्शन नंबर 3 में जाते हैं या हम सबसेक्शन नंबर 4 में जाते हैं, जरा सोचिएगा। 174(1) आपको क्या बताता है, ये आपको कोरम बताता है। कोरम वो क्या बताता है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ बताता है, 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। ये समरी अपने दिमाग में बनाइएगा, क्योंकि देखिए लिखने के तो कोई खास फायदा नहीं होता। आप हैंडबुक में देखोगे आपको उसमें लगभग इसी तरीके का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ज़्यादा सिस्टमेटिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, साफ सुथरा होगा। क्योंकि उसे जब मैं टाइप करता हूँ तो टाइप करने के बाद उसे कई बार एडिट करता हूँ, बहुत अच्छे फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी में उतनी अच्छी समरी थोड़ी बना सकता हूँ। तो लिखने के लालच में मत रहिएगा, हैंडबुक में सब लिखा है उससे पढ़िएगा, पर चीज़ को समझना है, याद करना है। 174 सबसेक्शन 1 ने हमें कोरम बताया। अब अगर एक सिचुएशन आए, कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग हुई और हमें कोरम नहीं मिला, जब कोरम नहीं मिलता है हमें मीटिंग के शुरुआत में, तो उसकी वजह को सोचेगा। उसकी वजह क्या होती है, वजह ऐसी दिखेगा। एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए, आपके डायरेक्टर्स हैं ABCDEF, ये 6 डायरेक्टर्स, बल्कि 6 से ज़्यादा लेता हूँ, लॉजिक अच्छा बन जाएगा, GHIJKL, ये आपके 12 डायरेक्टर्स हैं। आपके लिए कोरम रिक्वायर्ड कितना है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इज 4 डायरेक्टर्स, 4 और 2 विच एवर इज हायर, तो 4 इज हायर। 4 का आपको कोरम चाहिए। सपोज आपको मालूम चलता है कि मीटिंग में तो प्रेजेंट हैं ओनली ये 3 डायरेक्टर्स, जब मीटिंग शुरू करने का समय आया प्रेजेंट ही हैं ओनली 3 डायरेक्टर्स, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, कोरम ही नहीं मिला। जब कोरम ही नहीं मिला तो मीटिंग होल्ड नहीं हुई। ये दोनों वर्ड्स आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कमेंसमेंट वर्ड से ही एक जुड़ा हुआ वर्ड है मीटिंग का होल्ड होना। कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग पर कोरम नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड। तो बोर्ड मीटिंग नॉट हेल्ड मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। अब सोचेगा ये शब्द आपको कहाँ पर पढ़ने को मिले थे, बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। मैं कहूँगा ये एग्जाम्पल फिट हो रहा है कि हमारे 12 डायरेक्टर से कोरम रिक्वायर्ड 4 था, प्रेजेंट ओनली ABC 3 थे, तो कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाया। क्यों नहीं, क्योंकि कोरम नहीं था। इसे हमने नाम दिया बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं हेल्ड और कमेंसमेंट, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कमेंस नहीं हो पाई मीटिंग, इसका मतलब बोर्ड मीटिंग होल्ड नहीं हो पाई। यहाँ आप कह दो होल्ड नहीं हो पाई, इसका मतलब कमेंस ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोरम नहीं था। किस समय नहीं था, एट द कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। बड़ी सिंपल बात। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कौन सेक्शन 174 के कौन से सबसेक्शन में फॉल करते हो? क्या आप सबसेक्शन 3 में आते हो जो हमारा इंटरेस्टेड डायरेक्टर का कंसेप्ट है? नो। तो आप कहां पर आते हो, आप सबसेक्शन नंबर 4 में आते हो। आप कहते हो बोर्ड मीटिंग ही नहीं हो पाई, अब क्या होगा, एडजर्न होगी भाई। एक भी मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ, लॉजिक सब लीजिएगा। क्या यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो पाएगा? नो। क्यों नहीं, नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्कस्ड। अरे भाई सिंपल सी बात, तभी तो डिस्कस कर पाओगे किसी कॉन्ट्रैक्ट को जब बोर्ड मीटिंग शुरू होगी। यहाँ तो शुरू ही नहीं हुई। जब शुरू नहीं हुई तो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप पहुंच ही नहीं पाए। 174 सबसेक्शन 4 लग गया और अब मीटिंग क्या हो गई, एडजर्न। पर कभी कभी एडजर्न नहीं होती। आर्टिकल्स में अगर लिखा है डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व होगी, आर्टिकल्स में लिखा है नेक्स्ट डे के लिए एडजर्न होगी तो नेक्स्ट डे के लिए एडजर्न होगी। चलिए जी, नाउ अब अगर आप देखें जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी 174 में, आप उसी चीज़ को पढ़ के ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि कोरम नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस ही नहीं हुआ, तो क्या किया जाए? अगर आर्टिकल्स कुछ नहीं कहते हैं तो ये मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। कब के लिए एडजर्न होगी, वो तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। चलिए जी, अगली सिचुएशन पर आते हैं। अगली सिचुएशन क्या है, मैंने आप लोगों के साथ सब
सबसेक्शन वाइज अब कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। 174.1 कोरम बताता है, 174.4 उस सिचुएशन को बताता है जब मीटिंग शुरू होने पर ही आपको कोरम नहीं मिला क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट कम थे एज कंपेयर टू कोरम। यहाँ कोरम कितना था, अगर आप ध्यान से देखोगे, कोरम था हमारे पास 4 डायरेक्टर्स, तो 4 डायरेक्टर्स चाहिए थे, लेकिन प्रेजेंट डायरेक्टर्स कितने थे, ओनली 3। इसी वजह से मीटिंग शुरू नहीं हो पाई। अब अगली सिचुएशन को लेते हैं। अगर आपको मालूम चलता है बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई, जैसे ही हम कहेंगे बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई, अब एक बात पक्का क्लियर हो गई, जैसे ही बोर्ड मीटिंग शुरू हुई अब सेक्शन 174 सबसेक्शन नंबर 4 कैन नॉट अप्लाई। अब तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कब अप्लाई होता है, जब बोर्ड मीटिंग शुरू नहीं हुई होती है। अब आपको मालूम चला बोर्ड मीटिंग कमेंस्ड, मैंने फिर से वही वर्ड्स लिखे। कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 है चाहे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करना शुरू किया, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको मालूम चल गया इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का नंबर बहुत बहुत ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कोरम क्या हो जाएगा, कोरम इज इक्वल टू डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। बस डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, नॉट बीइंग लेस देन 2, नॉट बीइंग लेस देन 2। ये वाली बात कब आई और कौन से सबसेक्शन में आई, हमने कहा बोर्ड मीटिंग कमेंस हुई और आपको मालूम चला इंटरेस्टेड डायरेक्टर ज़्यादा हैं 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से। ये सिचुएशन कौन से सेक्शन ने बताई, 174.1 ने नहीं बताई, उसने तो कोरम बताया। 174.4 ने नहीं बताई, क्योंकि उस 174.4 ने तो बताया जब मीटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। यहाँ तो हम कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन तक पहुँच चुके हैं, इसके अंदर बोर्ड मीटिंग कमेंस हो चुकी है। ये किसने बताया, 174 सबसेक्शन नंबर 3 ने बताया। 174.3 के हिसाब से अब कोरम क्या होगा, कोरम हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को ही कोरम मान लो, डीम्ड टू बी कोरम, इन्हें मान लो कोरम, और इन्हें कोरम मान लिया हमने। बस कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अब जब मैंने लिखा है कई लोगों को लग रहा होगा सर आप वापस से वही गलती कर रहे हो जो आपको लॉजिकल नहीं लगता, लॉ ने तो इक्वल टू लिखा है, मैं इक्वल टू एंड में लगा दूंगा भाई, ठीक है, रट्टे वाली चीज़ है, समझाने के बाद ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं इस इक्वल टू को समझा नहीं सकता। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होंगे, तो कोरम क्या हो जाएगा, वो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो भी मीटिंग में प्रेजेंट हैं, पर कम से कम कितने होने चाहिए, 2। वेल आई बिलीव 174.3 क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ है सबसेक्शंस की अहमियत। अब बच्चों सोचिएगा, अगर मुझे ये कंसेप्ट बताना हो और मैं आपको बिना सबसेक्शन के बताने की कोशिश करूँ, क्या बता पाऊंगा, बता ही नहीं सकता, बार बार पूरी लंबी कहानी थोड़ी बोल सकता हूँ। सो 174.1 से ही रिलेटेड है 174.4 और 174.1 से रिलेटेड है 174.3। शायद ये तीनों सबसेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब आती है बात, एक बिल्कुल मैं बोलूँ ऑर्डिनरी सा बहुत छोटी सी बात बोलने वाला सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 2, जो मुझे लगता है लीस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है। इसे पढ़ लेते हैं, 174 सबसेक्शन नंबर 2। एक काम और करता हूँ, मैंने सबसेक्शन 3 में आपको एक चीज़ नहीं पढ़ाई है, वैसे उसे पढ़ के कुछ ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सबसेक्शन इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 184। अब ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी हद तक मैंने बताया। मैंने आपको इसे बोला था 184.2 में हम बोलते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वो इंटरेस्टेड है। क्यों बनते हो आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मैंने आपको केवल एक वजह बताई है, वो वजह क्या है, 2% से ज़्यादा की आपकी शेयर होल्डिंग होती है अगर, तो आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो। अब हमें इसमें और कई वजहें भी मिलेंगी। एक वजह होती है इंटरेस्टेड डायरेक्टर बनने की कि आपकी शेयर होल्डिंग है 2% से ज़्यादा, कोई दूसरी तीसरी चौथी वजह भी होती है, पर वो वजहें अभी मैंने नहीं पढ़ानी। रीज़न, मैं आपको 184 थोड़ी पढ़ा रहा था, मैं तो आपको पढ़ा रहा था कोरम का सेक्शन 174। ये तो बीच में मजबूरी है कि 184 का मेंशन आएगा तो थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। चलिए आ जाते हैं बचे हुए सबसेक्शन पर, दैट इज़ 174 सबसेक्शन 2। सिंपल है, इसे पढ़ लेते हैं फिर एनालाइज कर लेंगे। द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स मे एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द बोर्ड। इसे पढ़ने का एक तरीका रखिए, इसे एक हिस्सा मान लीजिए, जो इसके आगे के वर्ड्स हैं वो सेकंड हिस्सा हो गया। लॉ मेकर्स का एक बड़ी सिंपल सी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। मान लेते हैं आपके बोर्ड में 10 डायरेक्टर्स है और एक की वैकेंसी क्रिएट हो गई, रह गए 9। ये 9 लोग मिलकर बोर्ड कहलाते हैं और ये 9 लोग मिलकर अब बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं।
पर अगर कल को कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करके कहे भाई आपका नंबर तो 10 था, जब तक वापस से 10 नहीं हो जाते तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। लॉ मेकर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 9 लोग बोर्ड है, यही 9 लोग डिसीजन लेंगे। वर्ड्स लिखे, कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स में एक्ट। मेरे एग्जांपल में कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स कितने हैं? 9। ये 9 डायरेक्टर्स एक्ट कर सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब इस बात के बावजूद कि कोई वैकेंसी हुई है इन द बोर्ड। यस, वैकेंसी हुई है, पर वैकेंसी को नजरअंदाज करो और आप 9 लोग एक्ट करो। आगे लिखा, बट इफ एंड सो लॉन्ग एज देयर नंबर इज रिड्यूस्ड बिलो द कोरम फिक्स्ड बाय द एक्ट। अब लॉ मेकर्स हैं, आपका नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया है। कितना कम हो गया है? कोरम से भी नीचे चला गया है। अब बड़ी दिक्कत की बात है। अब कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स, अगर आपका नंबर कोरम से भी कम हो जाता है तो आप सारे काम करने के लिए एक्ट नहीं करोगे, केवल 2 काम करने के लिए एक्ट करोगे। वही 2 काम पढ़ लेते हैं। द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर मे एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स्ड फॉर द कोरम। आप अपना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो। या समनिंग अ जनरल मीटिंग, या समनिंग का मतलब आप कह सकते हैं कॉलिंग अ जनरल मीटिंग। आप जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए काम कर सकते हो, बट फॉर नो अदर पर्पस, किसी और पर्पस से काम नहीं कर सकते। तो आप केवल 2 काम कर पाओगे। जो आपका नंबर इतना कम हो गया है कि कोरम से भी नीचे चला गया है, तो किस लिए काम करोगे? अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। उस नंबर तक ले आओ जो कोरम फिक्स्ड है। या दूसरी बात, जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए भी आप एक्ट कर सकते हो, पर तीसरे किसी काम के लिए आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। चलिए जी, सब सेक्शन 2 कोई बहुत खास नहीं है। अब अगर हम देखें, हमने कोई वर्ड पेंडिंग तो नहीं छोड़े। सब सेक्शन 1 मैंने आपको पूरा करा दिया, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन, 4 का एक्सप्लेनेशन। यस, डन। सो हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है सेक्शन नंबर 174 पूरे का पूरा, ऑल सब सेक्शंस। आप लोग इसे रिवीजन के लिए हैंडबुक से ज़रूर पढ़ें। अगर आज आप हैंडबुक से शायद रिवीजन करेंगे, आई एम वेरी श्योर आपको ये सेक्शन को करने के लिए हैंडबुक से 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, सपोज टेक्स्ट बुक खोलिए, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लीजिए, मेरे ख्याल में हद से हद आपको 15 मिनट्स लगेंगे, इससे ऊपर का समय नहीं लगेगा। एमसीक्यूज़ की बुक भी खोल लीजिए, बहुत अच्छी बात, उसमें आपको करने में शायद 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे। और मुझे ख्याल नहीं मैंने कितने एमसीक्यूज़ बनाए हैं, और आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा इन सब चीज़ों को करना। सो प्लीज़, जो आपको बुक्स मिली हैं उनका भी यूज़ करिए। मैं आपको हर जगह देखिए इन बुक से नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाने लगा तो क्या होगा, टाइम हमारे पास बहुत कम बचेगा, और एक ही चीज़ को हम 3-3, 4-4 बार क्लास में करें, शायद उतना फ्रूटफुल भी नहीं होगा। सो कुछ जगह मैं आप लोगों को बुक्स खोलकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या हैंडबुक से रिवीजन करवा दूंगा, बट नॉट एवरी प्लेस। एक काम करते हैं, चलिए 2 मिनट लगाते हैं, देखते हैं। मैंने आपको बोला है हैंडबुक से रिवीजन करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेट्स सी कितना समय लगेगा। चलिए जी, सेक्शन नंबर 174 कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग। सब सेक्शन नंबर 1 रिवीजन करने का एक तरीका होता है, आप बुक में क्या लिखा है उसे देखो ही मत, अब आप खुद से बोलो क्या होगा कोरम। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। बड़ी सिंपल सी बात। हमें एक क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से भी मीटिंग को अटेंड करते हो तो भी कोरम में गिने जाओगे। पढ़ के देख लेते हैं। 174 सबसेक्शन 1, एक हो गया आपके पास कीवर्ड हायर। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। TNOD से आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, मैंने आपको बता दिया। TNOD और टोटल स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है, टोटल स्ट्रेंथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूड पक्का होंगे, जबकि TNOD में नहीं होते थे। फ्रैक्शन अगर कोई भी आएगी राउंड ऑफ करोगे एज 1। ये मैं कहाँ लिखा मिला था, जो सब सेक्शन नंबर 4 था उसके एक्सप्लेनेशन में लिखी मिली थी बात, जब हमने क्लास नोट्स पढ़े थे, बेयरक पढ़ा था। हायर आप देख रहे हो तो एक चीज तो ये हो गई, इसे मैंने A बोला था, B बोला था 2 डायरेक्टर्स। चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ नो कोरम, अगर कोरम नहीं मिलता है, यहाँ पे सबसेक्शन नहीं दिया, आप 174 बोलोगे इसे। कोरम नहीं मिलेगा तो लैक ऑफ कोरम, इसकी वजह से इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ये एरो इंप्लीकेशंस हो जाता है। बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, हेल्ड वर्ड इंपॉर्टेंट हुआ, होल्ड नहीं कर पाए मीटिंग को, इसमें मीटिंग कमेंस ही नहीं हुई। जब कमेंस ही नहीं हुई तो क्या होगा, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट कैसे होगा,
एज पर आर्टिकल्स, पर अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, नेक्स्ट वीक में सेम डे टाइम एंड प्लेस, और अगर वो दिन हुआ नेशनल हॉलीडे तो नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे सेम टाइम एंड प्लेस। चलो जी चेक करते हैं। अब आप देखोगे आर्टिकल्स में क्या अदरवाइज लिखा है, नहीं लिखा है तो एडजर्नमेंट होगा, डे सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, अगर वो नेशनल हॉलीडे हुआ तो अगला दिन विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, टाइम क्या होगा सेम टाइम, प्लेस क्या होगा सेम प्लेस। चलो जी नाउ पहले इसको पढ़ लेते हैं जो राइट हैंड साइड में, कोरम एज पर 174(3। अब देखिए हैंडबुक की ना एक लिमिटेशन है, अगर कोई सोचे कि मैं इसे पहली बार में ही पढ़ लूं यहीं से और समझ लूं, मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं पढ़ते, मेरी एक लाइन भी बोली हुई नहीं सुनी और यहां से पढ़ना शुरू करें, क्या हैंडबुक से समझ में आएगा? नो। तो मैं एक बात बहुत क्लियरली लिखता हूं, आप देखोगे हैंडबुक के आपको फ्रंट पेज में पहले पेज में लिखा मिल जाएगा, ये बुक रिवीजन पर्पज के लिए है। अगर इसमें से कोई पढ़ने की कोशिश करे डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा। अब आप लोगों को ये बात क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने इस सेक्शन को सपोज 2 महीने तक रिवाइज ही नहीं किया और आप हैंडबुक से रिवाइज करने की कोशिश करोगे, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप मतलब ही नहीं समझ पाओगे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इसलिए रिवीजन साथ साथ करो, और अगर कभी कोई टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किया, भूल गए हो, तो एक बार पढ़ो या तो क्लास नोट से या फिर पढ़ो टेक्स्ट बुक से, फिर आप हैंडबुक को बाद में उठाओ। वेल 5 मिनट का टाइम था भाई, 5 मिनट तो निकल जाएंगे, इतनी बातें करने में गड़बड़ हो गई, बाद में कभी बातें करेंगे। कोरम एज पर 174(3। 174(3 कब लगता है, जब आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हो, एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन नंबर 2 पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए कोरम में आप सारे डायरेक्टर्स नहीं गिने जाते जो 184(2 के तहत इंटरेस्टेड हो। तो कब लगेगा, जब किसी भी समय, दैट मीन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन के समय, इसे हम क्या कह सकते हैं, इफ एट एनी टाइम का मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कशन होनी है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए गिने नहीं जाते। नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हैं वो या तो ज़्यादा हैं या बराबर हैं 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के। जब 2/3 निकालोगे फ्रैक्शन आ सकती है, फ्रैक्शन को हमेशा राउंड ऑफ करोगे एज 1, क्योंकि सबसेक्शन 4 के एक्सप्लेनेशन ने कहा था। तब क्या होगा, कोरम हो जाएगा हायर ऑफ। हायर ऑफ हम क्या बोलेंगे, एक 2 डायरेक्टर्स, लॉ मेकर्स ने वर्ड्स लिखे थे नॉट बीइंग लेस देन 2, मैंने उसे भी बदल दिया, मैंने कहा हायर देख लो 2 डायरेक्टर्स का या नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप लॉ के वर्ड्स को अप्लाई कर लो चाहे इन वर्ड्स को अप्लाई कर लो। आगे देखते हैं, एग्जेम्पशन आ गई फॉर प्राइवेट कंपनीज। अब भाई देखिए ये एग्जेम्पशन की बात मैंने आप लोगों को बोली हुई है, ये प्राइवेट कंपनीज की एग्जेम्पशन है। तो 464 ये था हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर, इसके तहत एग्जेम्पशन है, तो मैं क्लास नोट्स में नहीं मिल सकती, ये इंपॉर्टेंस है हैंडबुक और टेक्स्ट बुक की। अगर आपने 13792 का कोई डिफॉल्ट नहीं किया, हम कहेंगे 174(3 अप्लाई होगा, बट जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसे भी काउंट किया जाएगा कोरम में आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184। प्राइवेट कंपनीज आपको एक बड़ा फायदा क्या दिया गया, अब देखिए मैंने जो भी एग्जांपल लिया था उसमें याद करिएगा, मैंने जैसे एग्जांपल लिया था RIL का, वो पब्लिक कंपनी का एग्जांपल लिया था। प्राइवेट कंपनी अगर हो, सपोजिंगली कोई कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड है, अब ABC प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, अगर उसने 137 और 92 का कोई डिफॉल्ट नहीं किया, हम कहेंगे आपके जितने भी डायरेक्टर्स होंगे जो कि डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे, वो अपना इंटरेस्ट तो डिस्क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने की बात हमें 184 सबसेक्शन 2 में लिखी मिल जाएगी, तो आपको इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना होता है 184(2 के मुताबिक, और 184(2 के मुताबिक आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। पर प्राइवेट कंपनी आपके लिए फायदा, आपको काउंट किया जाएगा इन कोरम, तो कोरम में आप गिने जाते रहोगे। इससे फायदा क्या होगा, हम कहेंगे उसी मीटिंग में डिस्कशन एंड वोटिंग हो पाएगी क्योंकि आप कोरम में गिने जाओगे। चलो जी नाउ आगे देखते हैं, बोर्ड में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी 174 सबसेक्शन नंबर 2 में, कि अगर वैकेंसी हो गई तो भी जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं, कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स हैं, वो एक्ट कर सकते हैं। चलो जी, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए भी एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, ये आप खुद से ही पढ़ेंगे। आपके लिए कोरम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 डायरेक्टर्स, लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वर्ड होगा लेसर, तो यहाँ कोई समझाने वाली बात नहीं है। सेक्शन 8 कंपनीज नॉन प्रॉफिट कंपनीज हुई, वैसे हम बोलते थे 1/3 को अगर आप परसेंटेज में लेते तो अप्रॉक्सीमेटली 33% आ जाता, इसे वो भी कम कर दिया 25%, 8 डायरेक्टर्स कर दिया, लेकिन यहां कर दिया वर्ड लेसर, हायर के बजाय। कोरम में एक बात जरूर चेक करेंगे, 2 से कम कभी ना हो। मैंने ये बात आपको शुरू में बोली थी, हमें एक भी ऐसी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी कि 1 डायरेक्टर का कोरम हो, तो इस यहां भी बात होगी कम से कम 2 डायरेक्टर तो जरूर हो सेक्शन 8 कंपनीज में। चलिए जी,
सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द कोरम, ये हमने पढ़ा था 174 सबसेक्शन 2 में। अगर कोरम से भी कम नंबर हो गया तो जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं वो केवल 2 काम कर सकते हैं। एक काम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करना और दूसरा काम सम्मन करना जनरल मीटिंग। तो वैकेंसी इन बोर्ड हुई तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो गए कोरम से भी, तो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स केवल 2 काम करेंगे, इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या सम्मन करेंगे जनरल मीटिंग, और कोई पर्पस के लिए काम नहीं करेंगे। चलिए हैंडबुक का रिवीजन अगर आप देखें, अगर आपने चीज़ को आज अच्छे से पढ़ लिया है तो आप शायद 5 मिनट में इजीली एक पेज रिवाइज कर लेते हैं, एक पेज या इवन अप टू 1.5 पेजेस 5 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगते। शायद मुझे लग गए हो 5 मिनट से ऊपर रिवाइज करने में। वेल, आप लोगों की स्पीड मुझसे अच्छी बन जाएगी, देखिएगा। रिवीजन वैसे आपको कब करना चाहिए आइडियली, या तो जिस दिन आप क्लास कर रहे हैं सेम डे विद इन 24 आवर्स, वैसे सेम डे का मतलब हुआ विद इन 24 आवर्स, आप उसी चीज़ को एक बार क्लास नोट से रिवाइज करिए एंड सेम समय आप हैंडबुक से भी पढ़िए। हैंडबुक से पढ़ने में आपका समय कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, पक्की बात है। पर अगर कोई आप में से सोचेगा मैं तो समय बचा लूँ, इतना थोड़ी है कि लॉ पे ही टाइम देना है, रिवीजन 2 महीने बाद करूँगा, बच्चों तब तक देखना बहुत कम बातें याद रहेंगी, आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। हैंडबुक से रिवीजन आप बिल्कुल रेगुलरली करो, कुछ भी हो जाए 3 दिन से ऊपर का गैप मत आने दो। आइडियली आपको विद इन 1 डे रिवीजन कर लेना चाहिए, पर 1 डे में नहीं हो पाया, मैक्सिमम 3 डेज में रिवीजन जरूर करिए। अगली क्लास वॉच करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है पिछली क्लास का रिवीजन, इस बात को देखिएगा। एक और चीज, जब फेस टू फेस बैच होता है या सेटेलाइट क्लासेस होती थी उस समय एक बात होती थी, अगली क्लास मिस ना हो जाए, तो अगर आपके पास टाइम कम भी होता था पिछला रिवीजन छूट जाता था। यहाँ एक काम करिएगा, अगली क्लास को करने के चक्कर में पिछले रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो पढ़ते जा रहे हैं उसे अपने कंट्रोल में रखिए, उसे अपने हाथ में रखिए, बजाय आगे की क्लासेस वॉच करिए और पिछला भूलते जाइए। मानिएगा मेरे हिसाब से एक वो बच्चा जो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और वो बच्चा जो बहुत कम मार्क्स ला पाता है, दोनों में सबसे बड़े डिफरेंस केवल एक होता है, रेगुलर रिवीजन। जो रेगुलर रिवीजन करेगा बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा। लगभग सारे लोग होते हैं जो किसी टीचर से जब पढ़ते हैं तो उसकी सारी क्लास अटेंड करते हैं। नाउ एक बच्चा कम मार्क्स ला पाता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा मार्क्स लाता है, वजह केवल है घर पर आपने सेल्फ स्टडी कितनी की और किस समय की। अगर 2-3 महीने लगा दोगे तब देखना समय भी ज़्यादा लगेगा, इफेक्टिव भी नहीं होगा। चलिए, सो इस क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।